2025 कैसा होगा? इस साल को जब सोचता हूँ ना तो बड़ी चिंता होती है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ करूँगा तो ये साल आपको पीट के चला जाएगा। इस साल की जो नंबर 9 की एनर्जी है वो है फास्ट। ये एक साल कितनी तेज़ी से भागने वाला है शायद हमें अभी अंदाज़ा नहीं। मेष राशि जो है, मेष राशि के लिए ये साल फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, पैसे कमाने के लिए काफ़ी बेहतर साल है। तो मिथुन राशि वालों को करियर में चेंजेस को एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए इस साल। सो पहला तो मेरा सिंह राशि को कुछ बताने से पहले सजेशन ये है कि इस साल लोग मिलेंगे और कहेंगे भाई ट्राई करना, एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है। कोई सिगरेट पिलाएगा, कोई बीड़ी पिलाएगा, कोई आपको शराब पिलाने की कोशिश करेगा, अवॉइड करना है क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में आया है कि अगर आपको ये लत अभी तक नहीं लगी है और लग गई सो ये छूटेगी नहीं। इस साल तो मुझे लगता है मैक्सिमम राशियों के लिए आपने बोला है कि दिल टूटेगा। ऑब्सेशन या फिर अटैचमेंट प्यार में हमेशा दुख की तरफ ही आपको लेकर जाएगा। बट जो लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं 2025 में, कोई रेमेडीज है? कोई 2 मंत्र मैं कहूँगा। मंत्र क्या कहूँगा कि स्त्रोतम हैं, ये सूक्त हैं और ऋग्वेद के हैं और बहुत पावरफुल हैं। जितनी भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ से, फैमिली से, फाइनेंस से जुड़ी हुई, वो धीरे धीरे इन मंत्रों के चैंट से या इन सूक्त के चैंट से ख़त्म होती हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द राव्या सारडा पॉडकास्ट। हमें एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं साल में हम एक ही पॉडकास्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, और वो भी विथ नन अदर देन, मुझे इनका नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, द फेमस एंड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अरुण पंडित। नमस्ते, कैसे हैं? थैंक यू सो मच राव्या जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और साल में एक बार मिलने जी बिल्कुल, ये एक रिचुअल होना चाहिए अब एवरी ईयर, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी पर हम एक ही पॉडकास्ट करते हैं और अब वो भी इट्स विथ यू ओनली। तो आपकी और मेरी एनर्जी सिंक हो जाती है ना, मे बी इसलिए। मे बी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आप जानते हैं हम कर रहे हैं 2025 प्रेडिक्शन पे, नया साल आने वाला है। कैसा है नया साल? अच्छा है? 2025 कैसा होगा? इस साल को जब सोचता हूँ ना तो बड़ी चिंता होती है और डर लगता है। इस साल की वाइब्रेशन कुछ ज़्यादा ही अलग है और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, कंट्री लेवल पर भी और वर्ल्ड के लेवल पर भी। अगर न्यूमरोलॉजी से देखे जाए या एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए, दोनों से ये सेम सिम्टम्स मिलते हैं। न्यूमरोलॉजी से ये साल नंबर 9 का होने वाला है और मंगल से रूल होगा, और वहीं पे एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो मेजर प्लैनेट जो जल्दी मूव नहीं करते वो सब इस बार मूव कर रहे हैं। राहु केतु मूव कर रहा है, शनि मूव कर रहा है, जुपिटर भी इसी साल मूव कर रहा है, और एक नहीं मल्टीपल राशिज में, क्योंकि रेट्रोग्रेड भी होते रहते हैं। तो काफ़ी भूचाल आने वाला है इस साल। ये साल नंबर 9 के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिरोशियस साल है। ये एक साल कितनी तेज़ी से भागने वाला है शायद हमें अभी अंदाज़ा नहीं है। भागने से मेरा मतलब ये है कि आप पाओगे इस साल, इन जनरल एक थीम होता है ना एक नंबर का, इस साल आप एक थीम पाओगे कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ करूँगा, कर लूँगा, हो जाएगा, तो ये साल आपको पीट के चला जाएगा। आपके आसपास के लोगों को आप देखोगे कि वो बहुत तेज़ी से स्पीड से आगे निकल रहे हैं। शादियां हो रही हैं आपके आसपास वालों की, वो जॉब अच्छी लग रही है, लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर दे रहे हैं। अगर आप किसी लेवल पर भी हो तो भी आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो यू विल फाइंड दैट एवरीबडी इज रनिंग वेरी वेरी फास्ट, जिस वजह से कई सारे लोग जो लेथार्जिक हैं, लेजी हैं, उनके लिए ये साल नहीं है अच्छा, और उनको अपना ये नेचर बदल देना चाहिए। अदरवाइज ये साल कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता नहीं चलेगा। तो आपके लाइफ के कैलेंडर से एक साल कट कर देंगे आप कि याद ही नहीं है कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। बट हर बार नंबर 9 फ्रस्ट्रेशन का नंबर भी होता है, आपको फ्रस्ट्रेट करवा देगा। यही सब देख के कि मेरे आसपास के लोग थे कहाँ पहुँच गए, मैं वहीं रह गया। तो ये साल अपने कुएं का मेढक बनने का है ही नहीं। अगर होता क्या है ना राव्या जी, हम जेलस हो जाते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या हमसे कोई बराबरी कर रहा है तो हमें जलन होने लग जाती है कि उसके ज़्यादा व्यूज़ आ गए, उसने की ज़्यादा अच्छी जॉब लग गई, उसके ज़्यादा अच्छा बिजनेस चल गया। और जब हम जेलस होते हैं तो हम देखना बंद कर देते हैं सामने वाले कि उसके अंदर कुछ अच्छा भी था। जब हम ये कर देते हैं ना तो फिर हम कुएं के मेढक बन जाते हैं। कुएं के मेढक की जो कहावत है ना वो यही है कि आपके नज़रों के सामने एक पर्दा लगा रहेगा और आप अपनी दुनिया में खुश रहोगे। कई बार ऐसा बड़े बड़े लीडर्स के साथ, नेताओं के साथ भी होता है कि वो
ग्राउंड रियलिटी भूल जाते हैं। मार्केट में क्या चल रहा है, वो शब्द नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो अगर आप इस बार एक्सप्लोर नहीं करोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, लोगों से बातें नहीं करोगे, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने से पहले ही नकार दोगे, तो ये साल आपके लिए नहीं है। क्योंकि लोग हर तरह का पैंतरा आजमाएंगे आगे बढ़ने के लिए, और आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है तो आप क्या ही करोगे, आप तो अपने मन में खुश होते रहोगे या फिर किस्मत को दोष दे दोगे। जब आपको पता चलेगा कि एजुकेशन में या पढ़ रहा है कोई स्टूडेंट है, तो लोग किस तरह के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कितने हद तक लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं आजकल एजुकेशन को लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, ये तो मैंने एक फील्ड बताया। आप किसी बिजनेस में हैं, किसी जॉब में हैं, आपके कलीग्स क्या कर रहे हैं, किस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं, किस तरह के, ये सारी चीज़ों को आपको नज़र रखनी पड़ेगी, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। कहीं आप इस रफ्तार में छूट ना जाएं। अच्छा, आपको मतलब ट्रेंड के साथ रहना ही पड़ेगा, आप पीछे नहीं रह सकते। हाँ, इस बार आप स्टबर्न नहीं बन सकते कि मैं हूँ, मैं तो अपने स्पीड से चलूंगा, मैं तो ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्योंकि अभी कंधे से कंधा मिला के भागने का है ये दौड़ का ये साल होने वाला है। मार्स की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी फिरोशियस होती है, इसलिए हम ज्योतिष में और अंग ज्योतिष में से कमांडर इन चीफ बोलते हैं कि सेनापति है मंगल। और कमांडर इन चीफ को बिल्कुल नहीं पसंद कि उसका कोई सैनिक बॉर्डर पे आलस मार रहा है या नेटफ्लिक्स देख रहा है, मूवी देख रहा है। उसको चाहिए कि आप अटेंटिव रहो। आप देखोगे, आप तो पॉडकास्ट लेते रहते हो, आप किसी डिफेंस वाले व्यक्ति का पॉडकास्ट लोगे तो वो यही कहता है कि एक शॉट लेने के लिए हो सकता है 18 घंटे का वेट करना पड़े उसी एक पोजीशन पे। सो ये डेडिकेशन मार्स चाहता है, ये मार्स का नेचर है। और जैसे ये साल 2024 शनि का था, वो मैंने लास्ट टाइम बोला था, मेहनत मेहनत मेहनत। कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि इस साल उन्होंने बहुत दौड़ भाग करी, बहुत मेहनत करी, और उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो मेहनत कर रहे थे। रियलाइजेशन उनके आसपास वालों को हुआ। वैसे ही इस साल की जो नंबर 9 की एनर्जी है वो है फास्ट। ये भागेगा ये साल, आपको भी उसके साथ भागना है। हो सकता है कई बार ऐसे भी समय आए कि आपको मल्टीपल चीज़ें एक साथ करनी पड़े, तो रेडी रहना है। नखरे का साल नहीं है, आप नखरे नहीं कर सकते, कोई पैम्पर करने नहीं आएगा आपको। यहाँ पे इस साल को आपको रेडी रहना है और स्पीड से आप सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करते चले जाना है। एंड एक नेचर और है, एक मंगल का जो नेचर है वो है गो गेटिंग का, कि काम आया चलो करके ख़त्म करते हैं। ये वाली चीज़ लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी, वरना ये साल करा देगा आपको कि अरे ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे ना, ठीक है इतनी जल्दी क्या है। ये जो एटीट्यूड है ना, ये मार्स को पसंद नहीं है। मार्स को पसंद है, अच्छा वो पहाड़ चढ़ना है, चलो ठीक है आज रात को ही शुरू करते हैं, ठीक है, डू नाउ, द पावर ऑफ नाउ, कि अभी करना है। ये मंगल का नेचर है जो इस साल रहने वाला है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। और अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सैटर्न मूव कर रहा है। अभी शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है और 29 मार्च के आसपास वो मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएगा। सो कुंभ राशि वालों की लास्ट फेज की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, मकर की खत्म हो जाएगी और मेष राशि पे 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हो गया चलो किस पे 7.5 स्टार्ट हो रही है। पर शनि का अपने आप में मूव करना एक बड़ी बात होती है, एक हलचल पैदा करता है, क्योंकि वो बहुत स्लो प्लैनेट, वो जल्दी नहीं हिलता। एक राशि में आराम से 2.5 साल बैठता है, फिर वो आगे जाके मूव करता है। तो जब पाइसेस में आएगा, पाइसेस इस पूरे चक्र की आखिरी राशि है, तो शनि अब आखिरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, गुरु की आखिरी राशि है। तो जब शनि पाइसेस में जाते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं इस साल ये भी बोलता हूँ कि इस साल कई लड़ाई झगड़े होने वाले हैं देश दुनिया में, ठीक है। और कई सारे ऐसे गवर्नमेंट लेवल पे फैसले भी लिए जाएंगे जो कि बहुत सडन होंगे। कई सारी रिजीम ख़त्म हो जाएंगी, कई सारे पुराने जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ थे वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, एक न्यू एरा की स्टार्ट होगा। और ये आप 2025 में देखोगे, और नवंबर दिसंबर जब आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया है, काफ़ी कुछ स्टार्ट हो गया है। न्यू टैक्सेशन सिस्टम, जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, न्यू डिफेंस पॉलिसीज़, अलग अलग चीज़ें। और सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं, वर्ल्ड में ये चीज़ देखने को मिलेगी। 9 नंबर का साल लास्ट टाइम आया था 2016 में। 2016 में अगर आपको याद हो तो उस साल की भी एनर्जी यही थी, चीज़ें बहुत फास्ट हो रही थी। डिमोनेटाइजेशन वाला फैसला, सडन फैसला था, हाँ, एकदम से इकोनॉमिक को चेंज करने वाला। ब्रेक्जिट हुआ था, ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे सडन फैसले। यस, सडन फैसले इंडियन गवर्नमेंट से और फॉरेन गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन इस साल आप ये भी देखेंगे कि कई सारे मिलिट्री कूप भी होंगे, जहाँ पे मतलब क्योंकि आर्मी, डिफेंस और ऐसे पावरफुल लोगों का साल है ये। सो पावरफुल लोग और पावर अटेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो इस साल आप ऐसी भी न्यूज़ सुनने वाले हैं। मंगल हीट का भी है, तो इस साल की गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। वेदर के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम हॉटनेस को
महसूस करने के लिए मई जून के महीने में रेडी होना चाहिए। एंड ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो भी इस साल काफ़ी पीक पे आएगा, बिकॉज मार्स है, इसे मोक्ष का नंबर भी कहते हैं। हम कहना ठीक नहीं होगा कि बहुत लोगों को मोक्ष मिल जाएगा ठीक है, बट नंबर 9 जो है ना, ये सीरीज का लास्ट नंबर है और यहाँ पर आकर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इन अ पॉजिटिव सेंस या ऑप्टिमिस्टिक होकर बोला जाए तो आपकी ईगो खत्म हो जानी चाहिए इस साल, और यही समझिए कि आपको कुछ नहीं आता, यू आर जीरो। ठीक है, और अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, जब आप अगर ये सोचते हैं इस थॉट के साथ, तो आपको बाकी चीज़ें दिखती हैं, समझ में आती हैं। यही समझिएगा कि सब लोग आपसे आगे हैं, ठीक है, और आपको सबसे आगे पहुंच जाना, और इतना आगे कि कोई कभी सोच ना पाए कि वो आपको टच भी कर पाएगा। सो ये चीज़ मार्स के साल में इस साल याद रखना चाहिए। जुपिटर मूव करेगा मिथुन राशि के अंदर, राहु केतु एक राशि पीछे जाएंगे, राहु जाएगा कुंभ राशि में, केतु जाएगा सिंह राशि में, तो बहुत सारे चक्र बदलने वाले हैं। सो बस यही है कि इस साल के एक सवाल में सब कुछ बता दिया है आपने, जनरल एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वेदर, जियोपॉलिटिक्स सबको कवर कर लिया है। मुझे एक बात बताइए, लास्ट ईयर, चलिए मैं अपने ही प्रोफेशन की बात करती हूँ, मैंने जब हमने पिछली साल पॉडकास्ट किया था तो आपने बोला था कि इस साल 2024 में ये बाकी के पॉडकास्ट छोड़िए लेकिन डॉक्टर्स के पॉडकास्ट बहुत चलेंगे, और हमने वो देखा भी कि डॉक्टर्स के खूब पॉडकास्ट चले। तब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था बिकॉज वी डिड दैट इन 2023, वो पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया था, और साल के ख़त्म होते होते मैंने देखा यार काफ़ी सारे डॉक्टर्स आ गए, काफ़ी सारे। इस साल का क्या सीन है, इस साल कौन से पॉडकास्ट ज़्यादा चलेंगे? हर साल अपनी एनर्जी लेकर आता है और हर कोई वो फील कर रहा होता है। तो यूनिवर्सल नंबर जो है इस साल का नंबर 9 है, तो इसी के थीम में जो लोग आते हैं वो सब चलेंगे। जैसे फर्स्ट रियल एस्टेट की बातें खूब चलेंगी। रियल एस्टेट के प्राइसेस हाइक होना, और रियल एस्टेट पे जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनके कंटेंट भी चलेंगे। एंड इसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बूम देखने को मिलेगा। नए तरीके के ऑटोमोबाइल के गैजेट्स या कार या व्हीकल आएंगे और इससे रिलेटेड जो कंटेंट बनाते हैं वो खूब चलने वाला है। एंड नंबर 9 इज ऑल्सो फिलैंथ्रोपी। तो कई सारे लोग जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, जो किसी की सेवा करते हुए या मदद करते हुए दिखाते हैं, वो भी देखना आप अचानक से 1-2 लोग बहुत वायरल होंगे कि एक मैं कोई देखता था कि हाँ कि मुझे भगवान ने भेजा है, ठीक है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस चैनल का, देखता था तो वो पैसे देते थे। इस टाइप की चीजें आप देखोगे। हाँ, याद है आपको? काफी सारे वीडियोस देखे हैं जो जाते हैं और पैसे दे देते हैं किसी को और कहते हैं हमने मदद की है, पर रिकॉर्ड क्या करना, और रिकॉर्ड तो किए जा रहे हैं, सारा कुछ दिखा रहे हैं सब कुछ। और मंगल जो है ना, ये ब्लड से भी रिप्रेजेंट होता है और ये बहुत एग्रेसिव प्लेनेट है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि कई सारे क्राइम, थ्रिलर, इस तरह की मूवीज भी चलेंगी और इस तरह की बातें करने वाले लोग भी चलेंगे। सो क्योंकि ये ऐसा ही साल है। बस इतने ये मेरी तो चलिए पॉडकास्टर्स को एक ओवरव्यू मिल गया कि इस साल किस पे करना चाहिए। करेक्ट। तो अब हम चलते हैं 2025 के राशिफल की तरफ। वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट राशि। कैसा रहेगा ये साल अगर मैं आपसे पूछूं? ओके, सो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेष राशि जो है, मेष राशि के लिए इस साल फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। पैसे कमाने के लिए काफ़ी बेहतर साल है, लेकिन उनके पैसे खर्च भी खूब होंगे इसी साल में। तो बनाएंगे भी, खर्च भी होंगे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मेष राशि को ये पता चल जाएगा ना कि वो पैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो खर्च होने दीजिएगा, मेरा ये सजेशन है। और अपने ऊपर नहीं, अपने काम के ऊपर। ठीक है, कि कई सारे लोग होते हैं जब पैसा बनता है तो वो अपने ऊपर खर्च करने लग जाते हैं कि आईफोन चाहिए या कपड़े, नहीं, इससे रुकना चाहिए। मेष राशि के लिए प्रोफेशनली ये साल बहुत अच्छा करके जाएगा। इवन उनको कई बार हार्डवर्क भी नहीं करना पड़ेगा, उसके बावजूद उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जुपिटर और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये मई के बाद की बता रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर के, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है मेष राशि के लिए। अभी उनके 2nd हाउस में है और मई के बाद ये 3rd हाउस में आएगा। तो 3rd हाउस हार्डवर्क का है। जब जुपिटर वहाँ बैठ जाएगा तो इनके हार्डवर्क में कमी लाएगा, तो इनको यूनिवर्सल सपोर्ट बहुत मिलने वाला है। सो फॉर फाइनेंस दिस ईयर इज़ वेरी गुड, बट प्यार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेष राशि के लिए। उनके लव अफेयर्स में यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नजर आता है एंड दुख होता हुआ दिखाई देता है, रोना धोना भी दिखाई देता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये काम
काम अगस्त या सितंबर तक हो जाना चाहिए। सो अपने प्यार का और अपने दिल का ख्याल रखेंगे। फाइनेंसेस आर बेटर। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो मेष राशि एज सच कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने मोटापे का ध्यान रखना है इनको। इनके सिबलिंग्स के भी, जो मेष राशि के सिबलिंग्स हैं, उनका करियर भी इस साल काफ़ी बेहतर जाएगा। अपने घर में भी आप देखेंगे कि फाइनेंशियल अबंडेंस इज ओके एंड ज़्यादा ही हो रही है, अच्छी हो रही है, बट दिल का मामला थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है। और अगर देखा जाए तो अगर किसी की संतान है मेष राशि में, तो संतान की तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी टेंशन इस साल आपको हो सकती है, बट ये इतनी सीरियस नहीं होगी कि आपको ज़्यादा टेंशन लेनी पड़े। ये काम भी आप देखोगे तो ये जो मई जून का टाइम पीरियड है संतान का, वहाँ पर ये होता हुआ नज़र आता है। इसके बाद अगर देखें तो मनी हो गया, हेल्थ हो गया, प्रोफेशन हो गया, दिल भी तोड़वा दिया हम लोगों ने, ठीक है। ओके, सो ये मेष राशि का मेरे हिसाब से है। अभी मूव करते हैं अगर वृषभ राशि के लिए, तो वृषभ राशि के लिए साल कुछ बहुत खास नहीं है। इनके लिए चीज़ें काफ़ी रुकेंगी। एक तो मैं कहूँगा वृषभ राशि, मीन राशि और धनु राशि, इन तीनों राशियों के लिए मैं कहूँगा कि सैटर्न एक ऐसी पोजीशन पे मार्च के बाद आकर बैठेगा कि वो आपके लगन को आस्पेक्ट करेगा। लगन को आस्पेक्ट करने से क्या होता है कि चीज़ें स्लो हो जाती हैं, हार्डवर्क ज़्यादा मांगने लग जाती हैं। जो चीज़ 100 ग्राम मेहनत में हो सकती थी उसमें 150-200 ग्राम लगती है। सो ये एक पैटर्न आप मार्च के बाद ये तीनों राशियां देखेंगी और परेशान होंगी इस वजह से। पर मैं इन सबको बताना चाहूँगा कि अंबानी जी का शनि भी लगन में ही बैठा है, ठीक है। सो उतना हार्डवर्क करने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। वो होगा, ये चीज़ें काम नहीं बनेंगे एक बार में, 2 अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे या 3 अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे। तो जो चीज़ें होने वाली हैं, ज्योतिष आप क्यों देख रहे हो या क्यों पढ़ रहे हो, इसीलिए ना कि आप समझ सको उसको और उसे अपना सको। बदलना कुछ नहीं, बदलना ना मेरे बस की बात है ना आपके बस की बात है। सो चीज़ें स्लो होंगी, लेकिन अगर सिर्फ वृषभ राशि की बात की जाए तो इनका जो सैटर्न है ये इनके 11th हाउस में आकर बैठेगा। इनकी वजह से इनकी फैमिली में किसी का फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा होने वाला है, या इनकी एडवाइस की वजह से इनकी फैमिली में किसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फॉरेन जाने के चांसेस बहुत हैं इस बार वृषभ राशि के, एंड विदेश जाकर अपना काम करना या पढ़ाई करना, ऐसे चांसेस भी बहुत हैं। और अगर मान लो आपकी उम्र हो गई, आप नहीं जा रहे, तो आपके घर में आपके संतान है, बेबी है, तो वो फॉरेन जाने की मन करेगा, जिद करेगा, अगर उनकी एज इतनी हो गई है। यहाँ देखने को ये भी मिलता है कि अगर आपकी वृषभ राशि है तो फाइनेंसेस जैसे थे मोटा मोटा वैसे रहेंगे, लेकिन जुलाई के बाद, जुलाई का महीना एक ऐसा होगा कि आपको फाइनेंस को इंक्रीज करने के लिए या फिर एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। सो ये इस तरह से वृषभ राशि का जाएगा। ओके साल है, ठीक साल है, थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा मांगेगा, बट बाकी ठीक है। अभी आगे बढ़े और बात करें मिथुन राशि की अगर, तो मिथुन राशि बुध से गवर्न होने वाली राशि है, एंड इनके लिए अगर देखा जाए तो जो सैटर्न है वो इनके 10th हाउस पे अफेक्ट कर रहा है। 10th हाउस में आकर इस साल मार्च के बाद बैठेगा। तो मिथुन राशि वालों को करियर में चेंजेस को एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए इस साल, कि मेरे करियर में इस बार ठहराव नहीं है, इस बार अप एंड डाउन ज़्यादा होंगे, और ये मार्च के बाद ही रियलाइज़ होने लग जाएगा। अब कंपनी में कुछ ऐसा होगा कि आपको लग जाएगा कि अब ज़्यादा दिन यहाँ के मेहमान हम नहीं हैं, और आपको चेंज करने का मन करेगा। और यहाँ पे अगर आपका मन कर रहा है चेंज करने का तो कर देना चाहिए। मिथुन राशि वाले, हाँ, मिथुन राशि वालों को आप देखोगे कि इस साल ये जितना चेंज को एक्सेप्ट करेंगे उतना ये साल इनके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर ये रिजिड हो गए कि नहीं हमें तो नहीं करना चेंज, हम तो यहीं पे रहेंगे, तो फिर आपको चेंज तो होना इनएविटेबल है, फिर कंपनी आपको चेंज कर देगी। इससे बेटर है कि आप कंपनी को चेंज कर दो, फीलिंग आ जाए, जस्ट गो विद इट। मिथुन राशि के लिए और अगर देखा जाए तो इनके घर में कलेश होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि 10th हाउस का सैटर्न एस्पेक्ट करता है 4th हाउस को। तो कलेश होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि फाइट हो या लड़ाई हो, इवन किसी की है तबीयत खराब हो जाती है तो भी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, अपने घर का इन्वायरमेंट थोड़ा सैड हो जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली मदर को घुटने या पैरों से रिलेटेड दर्द होना या फिर शुगर डायबिटीज़ जैसी कोई चीज़ डिटेक्ट हो जाने की वजह से फैमिली में परेशान होना दिखाई देता है। बट ये साल मिथुन राशि वाले एंड तक आते आते अपने नाम या तो एक गाड़ी खरीद लेंगे या फिर एक प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। ऐसा भी ये सेटल करवा कर जाएगा इनके साथ। मिथुन राशि को ना मैरिज में भी कुछ दिक्कतें दिखाई देती हैं। शादी अगर हो गई है, शादीशुदा ऑलरेडी है, तो खूब झगड़े करने वाले हैं लोग इस साल। सो जुबान भी कड़वी हो सकती है, तो कोशिश करना है कि मीठा बोलने की तैयारी करना है। और अगर देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए जुपिटर इनके लग्न में आकर बैठेगा। अब लग्न में जुपिटर आ गया, सैटर्न भी आस्पेक्ट कर रहा है मैरिज हाउस को, जुपिटर भी कर रहा है, तो सैटर्न खराब करेगा, लड़ाई झगड़े कराएगा, जुपिटर एंड में आके संभाल लेगा। तो जुपिटर की एक क्वालिटी होती है कि वो जहां पर देखता है वहां पे सब मैनेज रखता है, सब ठीक रखता है, लेकिन आता एंड मोमेंट पे है।
शुरुआत में नहीं आएगा, जब सब गड़बड़ हो जाएगा तो कहता अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, ठीक है मैं बचाने आ रहा हूँ। तो ये जुपिटर मैरिज में ऐसा घबराना नहीं चाहिए किसी को। होंगी लड़ाइयाँ, आप अभी भी लड़ाइयाँ कर ही रहे होगे, बट कुछ खत्म जैसा होता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग भी है, सेव भी कर लेगा। सेम मिथुन राशि के लिए उनके चाइल्ड के से रिलेटेड काफ़ी गुड न्यूज़ इनको इस साल मिलेगी। चाइल्ड उनका बच्चा उनका काफ़ी कुछ अचीव भी करेगा, जिस वजह से इनको काफ़ी सम्मान महसूस होगा। इवन फादर की अगर कोई हेल्थ में खराबी थी तो वो अभी ख़त्म हो जाएगी। मई जून जुलाई में ये किसी रिलीजियस टेम्पल पर भी विजिट करने का योग बन जाएगा, और अगर बने तो इनको बनने देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जुपिटर 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है इनके, और 9th हाउस टेम्पल होता है, मंदिर होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये किसी देवी के मंदिर में ज़रूर विजिट करेंगे जुलाई के महीने के आसपास, जुलाई या अगस्त में। ओके, तो ये था मिथुन राशि का। अब आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि के बारे में जानते हैं। कर्क राशि के लिए अगर देखा जाए तो सैटर्न का ट्रांजिट, अच्छा मैं सैटर्न की ट्रांजिट की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होते हैं। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आप हर इसमें कह रहे हैं मार्च के बाद कुछ समय पहले हमारे भी एक एस्ट्रोलॉजर है, तो उन्होंने मुझसे कहा था मार्च अप्रैल तक तुम थोड़ा शांत रहो, बी पेशेंट, मतलब एंजाइटी मत डेवलप करना, बी पेशेंट। ऐसे क्यों? ये ट्रांजिशन की वजह से? कोई भी प्लेनेट होता है ना, वो एक राशि में मूव करता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस राशि को छोड़कर नेक्स्ट में चला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये कमरा है, वो एक राशि है, ये एक राशि है, तो शनि वहां पे रहेगा, फिर एक टाइम बाद इस कमरे में आ जाएगा, तो वो टाइम मार्च है, 29 मार्च को। वैसे प्रोसेस थोड़ा 4-5 दिनों का होता है, 24 मार्च से 29 मार्च का। तो इस ट्रांजिट में शनि कुंभ राशि को छोड़कर नेक्स्ट राशि यानी कि मीन राशि में आ जाएंगे। तो इसलिए सबको बोला जा रहा है मार्च तक रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिशन, जब भी कोई प्लेनेट, इतना भारी प्लेनेट और इतना बड़ा प्लेनेट मूव करता है ना, तो काफी लोगों की मनोस्थिति को हिलाता है, ठीक है। मन में अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं, लेजीनेस के थॉट। अब जैसा प्लेनेट है वैसे काम करेगा, किसी को लेजी भी बनाएगा, किसी को बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बना देगा। इसलिए कहा जाता है थोड़ा शांत रहो, एक बार ये टाइम जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। सो अभी हम कर्क राशि की बात कर रहे थे। कर्क राशि के लिए जो सैटर्न है वो 9th हाउस को अफेक्ट करने वाले हैं मार्च के बाद, ठीक है। और यहाँ पे इनको देखने को मिलेगा कि शनि जब 9वें घर में बैठते हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं करते। तो कर्क राशि के लिए साल काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा साल है। उनका लक उनके साथ रहेगा और उनका हार्डवर्क बहुत कम हो जाएगा। उनके सिबलिंग के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, और कर्क राशि वालों को ये समझ लेना चाहिए कि इनके फ्रेंड्स, इनके दोस्त जाने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, और कई सारे दोस्तों का पता चल जाएगा कि दोस्त सिर्फ कहने के दोस्त थे या ये कहने के रिश्तेदार थे। कई सारे लोग कर्क राशि के छूट जाएंगे। अब बेसिकली ये राशि बड़ी इमोशनल राशि होती है, ठीक है। पूरे 12 राशियों में सबसे ज़्यादा बहुत इमोशनल राशि है। इनको केकड़ा बोला जाता है, ठीक है। ये केकड़े की तरह पकड़ लेते हैं इमोशंस को। अगर कोई कर्क राशि या कर्क लगन का व्यक्ति है तो होता क्या है ना कि वो ऑब्सेसिव प्यार करता है, वो ऑब्सेस हो जाता है सामने वाले से। अब ये कलयुग है, सामने वाले को जब पता चल जाता है, जब सामने वाले को पता चल जाता है ना, तो वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो ये कर्क राशि वाले यूजुअली अपने प्यार मोहब्बत के मामलों में काफ़ी दुख दर्द उठाते हैं, ऐसा मैंने देखा है। क्योंकि अब इनकी क्या गलती, इनको बनाया ही ऐसे गया है। सो दे नीड अ पार्टनर जो कि इमोशनली अवेलेबल रहे और समझ सके कि हाँ ये थोड़ा सा है पागल, ठीक है। तो आपको किसी का थोड़ा सा प्यारा वाला पागल बनना पड़ेगा जो कि बनाना चाहे आपको। सो इनके साथ लव फ्रंट पे तो कुछ ज़्यादा नुकसान होता हुआ या फिर कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता, बट हाँ दोस्ती के फ्रंट पे ये चीज़ दिखाई देती है। रिश्तेदार खुद हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत परेशान करें, आपको पोक करने की कोशिश करें, लेकिन आपकी फैमिली के फ्रंट पे सब बेहतर है, सब ठीक है। पिताजी की भी कोई बीमारी थी तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। हाँ ये एक चीज़ हो सकती है कर्क राशि के साथ कि इनका रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी से अगर भरोसा था तो थोड़ा कम हो जाएगा, या किसी वजह से उस चीज़ से दूर होने लग जाएंगे और ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा एनालिटिकल रैशनल ऐसे बनने की तरफ कर्क राशि आगे बढ़ेगी। कर्क राशि में जो जुपिटर है वो इनके 12th हाउस में आएगा, तो इनके हाथों से जैसे रेत रखो ना तो रेत फिसल जाती है, ऐसे पैसे फिसलेंगे, ठीक है। क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में खूब खर्च कराते हैं। जुपिटर 12th हाउस में बैठकर उसका जो एस्पेक्ट है वो 3rd हाउस पर आएगा, और यहाँ पर ये फिर से वही मिलता है कि इनकी सिबलिंग्स की ब्लेसिंग्स, सिबलिंग्स के ऊपर इनसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स होने वाली हैं।
और अगर देखा जाए तो इनकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, सो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इनके स्टमक की प्रॉब्लम इनको परेशान करती हुई दिखाई देती है जुलाई अगस्त सितंबर के महीने के आसपास। और कुछ ज़्यादा बुरा या परेशान करने वाला कर्क राशि में एटलीस्ट नहीं है। सो दिस राशि इज ब्लेस्ड फॉर दिस ईयर, मज़ा करेगी ये। 2025 में अच्छा है कर्क राशि के लिए। एक सवाल मुझे आपसे पूछना था विच इज़ आउट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी थिंक कि ये ऑब्सेसिव होना गलत है? यस, क्योंकि आप नॉर्मली ये देखते ही हो ना, आप किसी से इन जनरल भी आप छोड़ दीजिए, आप कोई भी राशि के हो, आपकी हॉरोस्कोप कोई भी हो, इट डजेंट मैटर, बट जनरली आप किसी को भी इतना अगर क्लोज रखते हो, आप उनसे कोई बात शेयर करते हो, नॉर्मली ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है कि कभी ना कभी जब आप अटैच हो जाते हो उस व्यक्ति से, ऐसा समय आता है कि सामने वाले व्यक्ति को जब आपके बारे में सब कुछ पता है, वो ही टेक्स यू फॉर ग्रांटेड, ही और शी टेक्स यू फॉर, ये जनरली होता ही है ना। हाउ इज दिस ऑब्सेसिव? ऑब्सेशन या फिर अटैचमेंट प्यार में हमेशा दुख की तरफ ही आपको लेकर जाएगा। यहाँ पर मैं जब ऑब्सेशन की बात कर रहा हूँ तो उसकी बात कर रहा हूँ कि जब आप अपने आप को प्यार करना कम कर देते हो और दूसरे को प्यार करना ज़्यादा कर देते हो। आपको लगता है कि उसकी हंसी खुशी मेरी है, आपको लगता है कि उसकी सारी खुशियाँ मेरी हैं पर मेरे सारे गम मेरे ही हैं, उसके नहीं हैं। ठीक है, ये ऑब्सेशन है। आप पागल हो जाते हो जब वो फ़ोन उठा के बात कर लेता है या कर लेती है और बहुत खुश हो जाते हो उसके हर एक एक्ट से। ठीक है, बस इस पूरे चक्र में आप खुद को भूल जाते हो, अपनी खुशी को भूल जाते हो, आप अपने खुशी की चाबी दूसरे को दे देते हो। ये ऑब्सेशन है और ये कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता, ये हमेशा ही अनहेल्दी रहेगा। जो लोग भी अपने लव रिलेशनशिप में ऐसा मानते हैं कि सामने वाला मेरा दोस्त भी है, मेरा पिता भी है, मेरी माँ भी है, मेरा बॉयफ्रेंड भी है, सारे इमोशंस और सारी चीज़ें मुझे इसी से चाहिए। हाँ, जिसे आप बहुत प्यार से बोलते हो ना कि तुम तो मेरी दुनिया हो, नहीं बनाना किसी को दुनिया, आपकी दुनिया आप खुद बने, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, दुख कम होगा। क्योंकि हर रिश्ते में लड़ाइयाँ होती हैं और ये टाइम है नहीं सच्चे प्यार करने का और लोगों का। सो मिलता नहीं है ऐसा व्यक्ति, वो मूवीज में मिलता है। ठीक है, हाँ। सो अपनी खुशी की चाबी अपने, प्यार करिए, खूब प्यार करिए लोगों से, ठीक है, बट अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखिए। और प्यार में राव्या जी सबसे ज़रूरी चीज़ ना, प्यार से भी ज़्यादा बढ़िया रिस्पेक्ट होता है, इज्जत। ठीक है, अगर कोई आपकी कॉल नहीं उठा रहा है ना, कॉल काट दे रहा है, बार बार कह रहा है कि मैं तो मूवी देख रहा हूँ या मैं बिजी हूँ, इस दुनिया में कोई बिजी नहीं होता, सारा खेल प्रायोरिटी का है। सो यहाँ पे आप समझ जाना चाहिए आपको कि आपकी इज्जत कम है, आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है और ये टाइम है छोड़ देने का, नहीं तो अभी ऑब्सेसिव के नेचर में बहुत बुरा फंसेंगे आप। सो ये तो मेरा बेसिक एनालिसिस था, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं पता, बट इतना मैंने लोगों के बारे में देखा है तो इतना नोटिस किया है। सो यही बातें थी मेरी। चलिए अब ज्योतिष पे वापस आ जाते हैं, नेक्स्ट ये पॉडकास्ट। चलिए सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि की अगर बात की जाए तो सूर्य से गवर्न होने वाली ये राशि है और सैटर्न का इस साल इम्पैक्ट इनके 8th हाउस पे पड़ने वाला है। सो पहला तो मेरा सिंह राशि को कुछ बताने से पहले सजेशन है। सजेशन ये है कि इस साल लोग मिलेंगे और कहेंगे भाई ट्राई करना, एक बार ट्राई करना चाहिए। ठीक है, कोई सिगरेट पिलाएगा, कोई बीड़ी पिलाएगा, कोई आपको शराब पिलाने की कोशिश करेगा, मिल सकता है कोई, अवॉइड करना है। क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में आया है कि अगर आपको ये लत अभी तक नहीं लगी है और लग गई सो ये छूटेगी नहीं। क्योंकि शनि जब भी 8th हाउस में बैठते हैं तो इस व्यक्ति को नशा करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये फिर चाह कर छोड़ नहीं पाएगा। और जब भी हम कुछ इस तरह की चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो लगता हमेशा यही है कि अरे तो सब छूट जाता है, ठीक है, पर छूटेगा नहीं, तो बच के रहिएगा। एंड जो लोग ऑलरेडी इन चीज़ों में आ चुके हैं उनको अब अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस साल अगर सैटर्न 8th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है तो सिंह राशि के लिए क्रिटिकल इलनेस का चांस बना देगा अगर आप नशेबाजी ज़्यादा कर रहे हो। अगर आप नहीं करते हो तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस साल आपके इन लॉज के साथ थोड़ी गड़बड़ आपकी हो सकती है, फाइट हो सकता है, आपके ओपिनियन मिसमैच उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल काफ़ी बेहतर होगा। इस साल भी सिंह राशि के लिए भी कहूँगा कि चेंज होगा, बदलाव होगा, पर ये बदलाव इनकी मर्जी का होगा। हम अपनी मर्जी से बदलेंगे चीज़ों को और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। शुरुआत में लगेगा कि गलत हो गया, कि पहले वाली कंपनी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन एंड में समझ में आएगा कि यहाँ पे पैसा, रुतबा और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बेहतर है। मनी वाइज देखा जाए
जाए तो सेविंग्स इनके अकाउंट में तो मुश्किल है कि हो पाए इस साल। अगर ये अपना पैसा फंसाते रहें इस साल तो सेविंग्स ज़्यादा बेहतर होगी। फंसाने से मेरा मतलब है कि आपने एफडी करा दी या म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया या इक्विटी ले ली, कुछ भी कर लिया, अपने अपने आप से दूर करके उसको कहीं इन्वेस्ट किया तो सेविंग्स भी होंगी आपकी। और यहाँ पर देखा जाए तो जो शनि का 10th एस्पेक्ट है वो इनके 5th हाउस पे पड़ेगा, तो यहाँ पर बेबी के स्कूल से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है। स्कूल में वो झगड़ा लड़ाई कर ले और स्कूल प्रिंसिपल आपको बुला ले, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और अगर बेबी नहीं है तो रिलैक्स रहिए, इस साल भी थोड़ा सा आपका शायद मूड नहीं करेगा बेबी करने का सिंह राशि के जातकों को, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट अभी बेबी हाउस पे जब भी आता है तो चीज़ें डिले हो जाती हैं संतान को लेकर। अगर आप इस छोटे हैं, आपकी उम्र कम है और आप खुद ही पढ़ रहे हैं तो इस साल अपने मनचाहा कॉलेज यूनिवर्सिटी पाने के लिए चांस ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बट अपनी यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा। फाइनेंशियली दिस ईयर इज, मैं कहूँगा क्वाइट गुड। करियर वाइज भी अच्छा है। चेंज एक बार चेंज होगा या तो लोकेशन का या फिर आपके करियर का, और वो चेंज भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और इन लॉज के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत या झगड़े लड़ाई करने से बचना चाहिए। ओवरऑल सिंह राशि के लिए साल काफ़ी बेहतर है। अभी बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस साल सैटर्न आपके 7th हाउस पे आएगा। सो आप अगर किसी तरह की पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा पार्टनर 100 ग्राम मेहनत कर रहा होगा, पर वो 20 भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ज़्यादा रिलाय हो जाना पार्टनर के ऊपर या एम्प्लॉयज़ के ऊपर या मैनेजर के ऊपर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इस साल मैंने पहले भी कहा कि तेज़ी से भागना है, तो चाहे आप बॉस हों चाहे सुपर बॉस हों, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, बातों पे विश्वास नहीं करना है कि कोई कह दे कि अच्छा ये काम हो जाएगा सर, हो जाएगा, और आप इस उम्मीद में हो कि हो जाएगा, क्योंकि इस साल प्रॉमिसेस टूटेंगे। सो कन्या राशि के लिए ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा किसी के प्रॉमिस पे विश्वास ना करें तो बेहतर है आपके लिए। फाइनेंशियली मैं कहूँगा ये साल कन्या राशि के लिए ओके है, ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। हेल्थ वाइज भी काफ़ी ठीक साल यहाँ पे दिखाई देता है। फादर से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको पकड़ सकते हैं अगर उनकी उम्र हो रही है। लेकिन आपके घर परिवार में आप देखोगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रिनोवेशन, रिलोकेशन या प्रॉपर्टी परचेज करने जैसी गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी। व्हीकल के लिए भी ये साल आपके लिए अच्छा है। अभी कन्या राशि के लिए जो गुरु हैं, गुरु आ जाएंगे इनके 10th हाउस में। 10th हाउस में बोला जाता है नेकी करो जूते खाओ, ठीक है। सो कन्या राशि वाले जातक क्या करेंगे कि इस साल इनको बहुत मन करेगा नेकी करने का। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ठीक है, नेकी करना बहुत अच्छी बात होती है, बट अपने आप का नुकसान मत करिएगा। अपने आप का नुकसान करके आपको दूसरों का फ़ायदा करने की ज़रूरत नहीं है। और इस साल खूब ऐसे मौके मिलेंगे कि आपका दरिया दिली एकदम बाहर आ जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है, मदद करना ज़रूरी होता है, बट करो, बिल्कुल करो, बट अपना नुकसान करके मत करो, ठीक है। अगर आपको ये है मन में कि यार ये काम बस मैं कर रहा हूँ दूसरे के लिए, मुझे इससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो करो, ठीक है। दिल से पूछ लेना आपने। इस साल इस 2024 की तरह ही 2025 में भी कन्या राशि वाले सांपों से घिरे रहेंगे, ठीक है। इनके आसपास वाले लोग मुंह से तो बहुत मीठी बातें करेंगे, ठीक, मीठी बातें करेंगे, लेकिन इवेंचुअली वो बैक स्टैप कर देंगे या इनका नाम खराब करने की कोशिश करेंगे। सक्सेसफुल कोई नहीं होगा, बट फिर भी मेंटल टेंशन ऐसा लोग दे सकते हैं। और यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि क्योंकि 10th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करके इनके आ जाएगा और एस्पेक्ट 2nd हाउस पे करेगा। सो फाइनेंशियली ये साल इनके लिए काफ़ी ठीक है, बेहतर है। ये इवन कुछ महीने काम ना भी करें तो भी पैसों के रिलेटेड या कंफर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कन्या राशि को। कन्या राशि को अगस्त सितंबर में कुछ खोने का डर लगता है, कुछ खो सकता है, जैसे कोई ज्वेलरी खो जाए या फिर कुछ वॉलेट ही गिर जाए इनका, समथिंग विल लॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा कि वैल्यूएबल्स लेकर अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करें। ट्रैवल से याद आया कि कन्या राशि इस साल एंड के मंथ्स में फॉरेन के ट्रैवल या लंबी दूरी की जो यात्राएं होती हैं, जहाज से घूमना, ऐसे सारे शौक पूरे करेगी अपने। एंड नेक्स्ट जो राशि है हमारी वो तुला राशि है। तुला राशि की अगर बात किया जाए तो सैटर्न का ट्रांजिट 6th हाउस में हो रहा है और एस्पेक्ट 8th हाउस पे जाएगा, 12th हाउस पे जाएगा। अभी इसका क्या मतलब है तुला राशि के लिए? इन जनरल अगर कहा जाए तो दिस ईयर इज बाकी की सभी राशियों से काफ़ी बेहतर है तुला राशि के लिए, ठीक है। हमारी जी जी वेरी गुड। तो तुला राशि के क्योंकि 6th हाउस में सैटर्न आ रहा है तो यहाँ पर इनको देखने को मिलेगा कि अप्रैल मई एंड जून के टाइम पीरियड में इनको काम इतना मिल रहा है कि इनसे संभल नहीं रहा है।
ठीक है। तो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि मना करना पड़ेगा कुछ लोगों को कि नहीं आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया है। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, स्पेशली बोन रिलेटेड पेन इनको यहाँ पे सता सकते हैं। तुला राशि के लिए ट्रैवलिंग का साल कह सकता हूँ मैं, और ये सिलसिला मार्च के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। सो अप्रैल मई जून में काम भी आएगा, ट्रैवल भी होगा। तो ये कुछ महीने ऐसे हैं जो कि इनके लिए काफ़ी टाइट चलने वाले हैं। तुला राशि के लिए अब मैं सोच रहा हूँ अब अच्छा ही बोलूँ तुला राशि के लिए, ठीक है, सामने आओ। नहीं, आप तो वही बोलिए जो होगा। सो तुला राशि के लिए जो जुपिटर है इनका वो 9th हाउस में आएगा। 9th हाउस हमारे एंसेस्टर्स का होता है और हमारी जो ब्लेसिंग होती है उसका हाउस होता है। सो जुपिटर वहाँ पे खुद आ जाने से ब्लेसिंग मिलती है, और कई सारी चीज़ें जो ऐसा लगता था ना कि यार मेरे साथ ये तो कभी नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ें तुला राशि के साथ ज़्यादा होगी। तो अच्छा साल है, मौज करिए, ठीक है, अच्छा साल है, ठीक है, आपके लिए रेडी रहिएगा। हाँ, बस अब अगर आपकी एज हो गई है 55-60 के आसपास हैं, सो आपको हड्डियों के दर्द ये सता सकते हैं, बैक पेन, कमर में दर्द। सो उसका ध्यान आपको खूब आर्थराइटिस, इसका ध्यान आपको रखना चले, मूवेबिलिटी बना के रखनी है। उम्र तो नहीं है फिर भी दर्द तो होता ही है कभी है। चलिए नेक्स्ट जो हमारी राशि है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के लिए जो शनि वो 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और एस्पेक्ट 7th हाउस पे डालेंगे। सो मैरिज के लिए, शादी के लिए 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। जो लोग शादी की अभी सोच रहे थे और इनकी ऑलरेडी हो चुकी है वृश्चिक राशि में, ये अभी अपने पार्टनर का एक अलग अवतार देखने वाले हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली आप देखोगे मार्च मई की जो गर्मी होती है, आपका पार्टनर भी ऐसे ही गर्म रहेगा, ठीक है। सो ये टाइम है उसका गुस्सा करने का, उसका अपने डिसएग्रीमेंट्स आपके सामने शो करने का। चुपचाप सुन लीजिएगा, ठीक है। वृश्चिक राशि वाले इस साल ना बड़ी डेप्थ में जाने वाले हैं, हर एक चीज़ की डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ इनको इंटरेस्ट पैदा कर देगी तो ये चाहेंगे कि उसे और खोज करें, उसमें और डेप्थ में जाएं, जिस वजह से इनकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। अगर बात की जाए इनके शेयर मार्केट की, तो वृश्चिक राशि के लिए शेयर मार्केट करना इस साल काफ़ी बेहतर हो सकता है। काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पे शेयर मार्केट में नज़र आता है। रोमांस ब्रेकअप होगा, रोमांस अगर करते हैं तो ब्रेकअप हो जाएगा। सैटर्न क्योंकि 5th हाउस में ना वो थोड़ा सा डल प्लेनेट है, ओल्ड प्लेनेट है, वो ये प्यार मोहब्बत को नहीं समझता। सो आपके प्रेम के हाउस में ही आया तो वहाँ पे रिलेटेड चीज़ों में आप देखोगे कि चीज़ें लड़खड़ाते लड़खड़ाते एंड ही हो जाएंगी। बाकी के लिए फाइनेंसेस गुड हैं, हेल्थ वाइज कोई खास प्रॉब्लम वृश्चिक राशि में नहीं नज़र आती है। बस क्योंकि सैटर्न 5th हाउस में है, 5th हाउस हमारा स्टमक होता है। सो सैटर्न एक्चुअली एक बहुत कोल्ड प्लैनेट है और 5th हाउस में हम कहते हैं कि हमारे स्टमक की अग्नि है। तो दोनों मिसमैच हो रही हैं, जिस वजह से पूरे साल वृश्चिक राशि देखेगी कि पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ उनको लगा ही हुआ है। कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी गैस एसिडिटी, ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको पेट का इस साल सताएगा और उनको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। अब इसका कोई उपाय नहीं होता है, इसका उपाय आपकी डाइट और आपकी स्लीप, आपकी एक्सरसाइज यही है, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फाइनेंसेस वाइज गुड है, हेल्थ वाइज भी ठीक है, मैरिज में थोड़ा और प्यार मोहब्बत में ये साल इनके लिए लड़खड़ा रहा है। और अगर देखा जाए आपकी जो 3rd हाउस पे भी ये एस्पेक्ट करेगा, सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे जाएगा, तो छोटी छोटी यात्राएं, हर 2 महीने में कुछ एक ट्रैवल हो रहा है, हर 2 महीने में छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये देखने को मिल सकता है। इनको अगस्त, सितंबर, नवंबर, ये 3 महीने में बता रहा हूँ, इसमें कोई एक अनजान व्यक्ति मिलेगा, स्ट्रेंजर मिलेगा जो बहुत खास बन जाएगा। वो कोई लव पार्टनर भी हो सकता है और वो कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ्रेंड भी हो सकता है, बट वो इंपॉर्टेंट बहुत बन जाएगा और आपके ज़्यादा समय फिर आप उसके साथ बिताने लग जाओगे। वृश्चिक राशि के लिए भी देखने को मिलता है। गुड वन है ना, ओवरऑल अच्छा है वृश्चिक के लिए भी, खाली ओवरऑल सबके लिए अच्छा है, जो ये वीडियो देख रहे हैं सबका अच्छा जाएगा। नेक्स्ट राशि है हमारी धनु राशि। धनु राशि के लिए जैसे मैंने शुरुआत में बोला ना कि इनका सैटर्न चीज़ों को स्लो कर रहा है, क्योंकि 4th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है और 4th हाउस से 10th एस्पेक्ट लग्न पे पड़ रहा है। जुपिटर अगर देखा जाए तो इनके लिए जुपिटर काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस हो रही है एनर्जीज। तो पर क्या है ना कि हमेशा आप देखोगे जो ज्योतिष में सैटर्न परेशान करने के लिए जल्दी आ जाता है, जुपिटर बचाने के लिए लेट आते हैं। सो धनु राशि वाले जो लोग देखेंगे कि इनके काम स्लो हो रहे हैं, थोड़ा डिले हो रहे हैं, एक एक चीज़ करने में मेहनत एक्स्ट्रा लग रही है, लेकिन हो सब जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ या कुछ छूट गया, हो सब कुछ जाएगा। इवन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए धनु राशि के लिए साल काफ़ी बेहतर है बाकी सभी राशियों से। शुरुआत में ही इस साल के आपके घर में प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीदने, नई जगह रिलोकेट करने की बातें शुरू हो जाएंगी और आप पाओगे कि साल के एंड तक कुछ कॉन्क्रीट आप कर भी ले जाओगे। यहाँ पे देखने को हमें मिलता है कि धनु राशि है, अब धनु राशि को
सबसे ज़्यादा जो इस साल फ़ायदा होने वाला है वो इनकी मेहनत की बजाय इनकी जो एडवाइजेज़ इन्होंने जो फॉलो करी हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा इनको दिखाई देता है। एडवाइजेज़ उनकी जो इनसे उम्र में बड़े थे, इनसे उम्र में बुज़ुर्ग थे, पिताजी हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, माताजी हो सकती हैं। इस साल धनु राशि के लिए सुनने का साल है कि आप सुनिए बाकी के लोग क्या एडवाइस कर रहे हैं और अपने आसपास आप किससे एडवाइस ले रहे हो इस पे भी थोड़ा सा 10 मिनट गौर करना चाहिए धनु राशि को। फादर का सपोर्ट दिखाई देता है, मदर की हेल्थ में थोड़े इशू दिखाई देते हैं, सिबलिंग्स का सपोर्ट काफ़ी नज़र आता है, प्यार मोहब्बत का मामला ठीक ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं आता है। हेल्थ वाइज अगर बात की जाए तो इनको शोल्डर पेन इस बार परेशान, स्लिप डिस्क जिसे हम बोलते हैं, ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा अगर लेटने की आदत है तो कमर दर्द, ये सारी चीज़ें भी इनको परेशान कर सकती है क्योंकि सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट 6th हाउस पे पड़ेगा यहाँ पर। बाकी ओवरऑल फाइनेंसेस की अगर गौर करके देखा जाए तो फाइनेंसेस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ, ये इस बार रिलीजियस बहुत हो जाएंगे धनु राशि वाले, एक्सटेंसिव इनका रिलीजन में विश्वास, उसकी जो क्रियाकलाप होते हैं या स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, कोई भी अच्छा धनु राशि की एक खासियत है कि ये कोई भी रिचुअल मानने से पहले उसके पीछे का लॉजिक समझना चाहते हैं कि हम पैर भी छू रहे हैं तो हम क्यों छू रहे हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे का, दिया जलाने के पीछे का क्या लॉजिक है। तो ये चीज़ एक्सटेंसिव होने वाली है धनु राशि की लाइफ में और इसको ये मज़ा करेंगे। ये लोग बहुत पॉडकास्ट सुनने वाले हैं इस बार रिलीजन के, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर। धनु राशि के लिए अगर देखा जाए तो जो 6 नंबर की राशि वो इनके 10th हाउस में पड़ेगी और केतु अभी वहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, सो आराम पसंद व्यक्ति ये रहेंगे मई के महीने तक, फिर केतु लियो में चला जाएगा तब ये ठीक हो जाएंगे। ओके, सो आराम अभी तो रिलैक्स कर रही है धनु राशि वाले लोग, बट मैंने अभी जैसा बताया कि रिलैक्स का साल है नहीं, तो आपको पहले महीने से ही जो भी आपका ड्रीम है उसके पीछे लग जाना चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। मुझे एक बात बताइए, जैसे कुछ कुछ राशियों के लिए ना बोला जाता है कि आपका प्रोग्रेस तभी होगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आपका प्रोग्रेस तभी होगा जब आप किसी पानी वाली जगह के आसपास रहोगे, या ऐसे क्यों होता है, इज इट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल कि आप मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग कर रहे हैं, एक 2 टियर 3 टियर सिटी से, लेकिन आपको बोला जाता है, आपका एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आपको यहाँ प्रोग्रेस ही नहीं है, आप यहाँ कितना भी काम कर लो, आपके बाप दादा सब ने यहाँ पर काम किया, सबका बना बनाया बिजनेस है, आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे आपको नुकसान ही होगा हमेशा, आपको यहाँ से मूव करना पड़ेगा टू अनदर प्लेस जहाँ पर पानी है, जहाँ पानी है वहाँ रहोगे तो प्रोग्रेस है। ऐसे भी होता है? बात आधी सच है आधी गलत है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। कुंडली में ये योग होता है कि आपको सक्सेस आपके जन्म स्थान से दूर ही मिलेगी, ये बात सच है। ठीक है, पानी के आसपास मिलेगी या कहीं और मिलेगी, इसमें थोड़ा सा विवाद हो सकता है, क्योंकि कई लोग चंद्रमा को देख के बोल देंगे कि पानी के, मान लो चंद्रमा किसी को घर से दूर कर रहा होगा तो कह देंगे कि पानी के पास रहो, बात सही है। बट मोस्ट प्रॉब्ली जैसे किसी की कुंडली में जुपिटर राहु है, गुरु और राहु एक ही घर में बैठे हैं, तो आप आमतौर पे देखोगे ये घर से दूर ही चले जाते हैं। किसी की कुंडली में राहु 4th हाउस में या 12th हाउस में, आप देखोगे कि वो घर से दूर चला जाए। सेमली केतु 12th हाउस या 4th हाउस में है, वो घर से दूर चला जाता है और इनके लिए जाना शुभ भी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। इवन कई सारे व्यूअर्स भी इसी चार्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग विदेश में बैठे होंगे और घर से दूर काम कर रहे होंगे। ज्योतिष में जब घर से दूर बोला जाता है तो इन्वायरमेंट और कल्चर को लेकर बोला जाता है कि ऐसी जगह जाना जहाँ पे इन्वायरमेंट और कल्चर आपके जन्म स्थान से डिफरेंट है। क्योंकि पुराने टाइम में जब ज्योतिष बन रहा था तो विदेश की परिभाषा वो नहीं थी जो आज है। ओके, तो उस समय ज्योतिष में यही समझा जाता था। अभी एक इंटरेस्टिंग बात, अभी लोगों को मन करेगा जिनकी लाइफ में थोड़ी परेशानी चल रही कि क्या पता मेरे अभी दूर का ही हो। ठीक है, जब भी आपके जीवन में अच्छा टाइम आने वाला होता है, आपके घर का वास्तु अगर फेवर नहीं कर रहा है तो आपका घर बदल जाता है, आपकी रहने की जगह बदल जाती है। घर का जो वास्तु है ये बहुत इम्पैक्ट करता है हमको। तो अगर मान लेते हैं जैसे इस घर में हम बैठे हैं, इस घर का वास्तु इतना ही कहता है कि इस घर में जो रहेगा वो साल का 1 करोड़ ही कमा पाएगा। ठीक है, बट आपके भाग्य में लिखा है कि आपको साल के 10 करोड़ कमाने हैं। तो कुछ ऐसा होगा कि आपका मन करेगा मुंबई चलता हूँ या वहाँ चलता हूँ, वहाँ रहूंगा, वहाँ पे काम करूंगा, आप ये घर छोड़ के चले जाओगे। ठीक है, तो और उस घर का वास्तु फेवर कर रहा होगा, तो जो होना है वो अपने आप ही होगा। तो आप देखोगे कई सारे लोग जब मूव करते हैं, घर बदलते हैं, तो फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होती है और इसका उल्टा भी होता है।
जब आपका समय बुरा चलने वाला होगा तब भी दिमाग में यही आएगा कि चलो दूसरे घर में चलते हैं, और हो सकता है कि ये घर आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो उतना, लेकिन वो वाला घर होगा कि आओ बेटा मैं तुमको बताता हूँ, तो भी होता है। तो जब हम घर मूव करते हैं ना, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई लोगों के कमेंट करके बताएंगे कि जब आपने घर मूव किया तो कैसा, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। यही चीज़ होती है कि जब कोई नया फैमिली मेम्बर घर में ऐड होता है, बेबी हो या किसी की शादी होकर आए, वो अपना भाग्य अपने साथ लेकर आता है। जब भी बेबी होगा तो आप देखोगे कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ेस आपको मिलने लग जाती हैं। वो जब कंसीव होता है उसके बाद ही, और जब वो आता है उसके कुछ साल बाद भी अपना भाग लेकर आता है, क्योंकि उसके कुंडली में राजयोग लिखा है पर वो अभी काम नहीं कर सकता। सो जो यूनिवर्स है वो मदर फादर इनका फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ा देता है ताकि इसको सारे मौज मिल सके। उल्टा भी होता है, कई लोग अपना बुरा भाग लेकर भी आते हैं, ठीक है। सो फादर की तबीयत खराब हो जाती है, फादर का कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। आपको याद है कुछ बेबी होने में? नहीं आप नहीं, मुझे इट वाज ऑल गुड। यस, आम जनरली मैंने देखा है कि घर में जब बेटियां होती हैं सो बहुत अच्छा होता है घर में, और भगवान बेटियां उन्हीं को देता है जिनकी पालने की औकात होती है, ठीक है, ये मैंने देखा है। हाँ, सो घर के वास्तु को, और अभी मैंने एक पॉडकास्ट पे बहुत अच्छी रेमेडी बताई थी, वो वायरल भी काफ़ी हुआ था, कि घर का वास्तु के लिए हम बहुत भटकते हैं कि उस दिशा में वो कर दो, ये पेंटिंग उधर लगा दो, ये टेबल खिसका के इधर लग दो। एक्चुअल ट्रुथ ये है कि कोई भी घर, चाहे कितने बड़े आप वास्तु शास्त्री बन जाएं, या किसी भी घर को पूरी तरह से वास्तु अकम्प्लिश करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ हमेशा छूट जाएगा। अभी आप वास्तु करोगे, फिर एक चीज होती है एस्ट्रो वास्तु, जो कि ऊपर है वास्तु के लेवल पे, कि आपके कुंडली से घर की वास्तु के बारे में बताया जाएगा। उसके जब रूल्स आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जो पूरी तरह से 100% वास्तु ऑस्पिशियस बन सके। बस एक चीज करनी रहती है, और ये एक चीज वास्तु में आप करो, आपको किसी वास्तु शास्त्री की या किसी भी किताब की, किसी भी करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज डी क्लटर योर हाउस। बहुत जरूरी है। ये जिन्होंने किया है उनको पता है कि ये कितना काम करता है, कितना फायदा करता है। सुनने में कितना आसान है कि घर की सफाई तो करनी है। अभी मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडी का देख रहा था, वो कह रहा था कि अगर आपको लगता है कि आपका घर छोटा है तो एक बार सफाई कर लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है आपके घर में। सो डी क्लटर योर हाउस। आपको हाउस जब आप अच्छा, ये पूरा प्रोसेस है, इट विल टेक 1 वीक कम से कम। अगर आपका घर थोड़ा सा 200-300 गज का है तो बहुत टाइम लगेगा, एंड इसमें पूरे परिवार का सहयोग भी लगेगा। आप तो सफाई करके चले जाओगे, कोई और आके फेंक गया अपने टी शर्ट, फिर वो गंदा हो जाएगा। सो डिक्लटरिंग करनी है और मेंटेन रखना है उसको। 1 महीने के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व होने लग गई हैं। दूसरा जो वास्तु का एक रेमेडी मैं बताना चाहूँगा, ये भी बहुत वायरल हुआ था और लोगों ने बहुत फॉलो किया है इसको, और इसके रिजल्ट मिलते हैं लोगों को। अपने एंट्रेंस को ठीक रखिए। आपका एंट्रेंस सोर्स होता है वास्तु में कि आपके घर की वाइब कैसी होगी, एनर्जी कैसी होगी। इसीलिए कभी भी एंट्रेंस खोलते ही डस्टबिन नहीं दिखना चाहिए, एंट्रेंस खोलते ही टॉयलेट नहीं होना चाहिए, एंट्रेंस खोलते हुए कुछ भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि जो आंखों को ऐसा लगे कि ये गंदगी है या फिर यहाँ पे पेंट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ। एंट्रेंस खोलते ही सबको ऐसा लगना चाहिए कि बहुत अच्छा सामने एक साफ सुथरा बढ़िया घर है या बढ़िया फ्लोर है। इसलिए एंट्रेंस को आप देखो, साउथ इंडिया में ये प्रैक्टिस होती है, यही बोलने वाली थी। साउथ इंडिया में प्रैक्टिस होती है, वो दिया भी जलाते हैं शाम को, और वो हल्दी का लेप भी लगाते हैं, रंगोली भी बनाते हैं। हल्दी का लेप लगाते हैं और बाहर रंगोली, एंड इट इज एवरीडे रिचुअल। चाहे आप किसी भी घर में जाए, आप बड़े बिल्डिंग में भी जाएंगे ना, जहाँ लोग रहते हैं अलग अलग फ्लैट्स में, वहाँ पे भी जो मेन गेट या जो वॉचमैन संभालता है, जो उनकी फैमिली तो नीचे ही रहती है, तो द वाइफ ऑफ द वॉचमैन मेक्स द रंगोली एवरी डे। हाँ, ये होता है साउथ इंडिया में, और ये बहुत काफी है, ये आपके एंट्रेंस की वाइब को अच्छा रखता है। नहीं तो होगा क्या कि बहुत सारे रेमेडी उपाय आपको बताए जाएंगे, पर वास्तव में 2 चीज़ें ही करनी है। 1 महीने वेट करना है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें काम करती हैं। ओके, तो आप अपने घर को इस तरह से अच्छा बना सकते हो। बाकी की चीज़ें भी होती है, किचन टॉयलेट ये सब, वो फिर कभी बातें करेंगे। That's why see I like अरुण जी। आपने वो वाले टोटके नहीं दिए कि किसी ने बोला ये लिख लो, वो कर लो, इधर बांध दो और सुखा दो। वो वाले टोटके नहीं है।
इट्स जस्ट वेरी सिंपल, लाइफ इज बहुत सिंपल है। लाइफ सिंपल है और हमेशा से सिंपल थी, और हर चीज़ करना सिंपल ही था हमेशा से। समझ में बस बाद में आता है, ठीक है। बात ऐसी होती ना राव्या जी, कल एक कॉल आई मेरे पास, और वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, यूएस में सेटल हैं, बहुत बड़ा उनका घर है, और पर उनके बेटे को कुछ पेट का कुछ बहुत बड़ा बीमारी है, पेनक्रियास का, जो कि जिसका कोई इलाज नहीं है। सो एक फादर, अराउंड वो 55 ईयर ओल्ड होंगे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि कोई बचा नहीं है जिसको मैंने कुंडली ना दिखाई हो, कोई ऐसी पूजा नहीं बची है जो कराई ना हो, ठीक है। और मुझे पता है कि मैं जिनसे बात करता हूँ तो वो कई लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, पर मैं उठाने देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा तो मैं सह नहीं पाऊँगा। तो मैं अपने दिमाग में ये नहीं रखना चाहता कि क्या पता इसी उपाय से होना था ठीक, और मैंने वो नहीं किया, ये सोच कर कि वो बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। तो लोग ऐसे हैं जो इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, बिल्कुल हैं। और जब इंसान मजबूर होता है ना तो सब कुछ करता है, ठीक है। जब कोई अपना स्टेक पे होता है ना तो कुछ लॉजिक नहीं समझ में आते, कोई अच्छी बातें नहीं समझ में आती उस समय, तो बस जो मिल जाए। अगर आपके फादर हॉस्पिटल में, उनको ऑक्सीजन चाहिए तो आप कुछ भी करोगे, फिर आप नहीं सोचोगे कि क्या एथिकल है क्या नहीं एथिकल है। तो हमें ये भी समझना चाहिए, बट कोशिश यही रहेगी कि चीज़ें हमेशा सिंपल रहें। लाल किताब जैसे आपने सुना ना, बहुत प्रसिद्ध हो गई, रीज़न यही था कि उसकी रेमेडीज़ बड़ी सिंपल थी, कारगर थी, काम करती थी लोगों के ऊपर, इस वजह से हो गया। वास्तु में अभी बहुत ज़्यादा इधर उधर करने तोड़-फोड़ होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, जैसे आपसे जब बात होती है इट इज़ वेरी सिंपल, आप कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे चीज़ों को। बाकी जब आपने देखा ही है कि हमने कितने एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट देखे हैं आजकल, लोग जो बताकर जाते हैं, और उससे भी बड़ी बात कि जो देख रहे हैं वो उसे फॉलो करते हैं। आपने जैसे बात की थी मुझसे, वो कॉन्वोलेक्सा कितना वायरल हुआ, मतलब हार्ड वर्क जो आप कह रहे हैं, हार्ड वर्क इज कंसिस्टेंट, वो आपको करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते उस मतलब उससे। तो प्रोग्रेस तो ठीक है, आप उस पर डिपेंड करता है, बट सिर्फ इतना ही करने से या इतना ही बोलने से, ये नंबर लिखने से, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आपने ये नंबर लिख लिया और आपको पैसे ही पैसे आ गया? हो सकता है, आई माइट बी रॉन्ग हियर, बट देन देखो राव्या जी, होता क्या है कि साइंटिस्ट इसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर इसको किस्मत कहते हैं, प्लेइंग विद माइंड, एंड रेमेडी बनाने वाले से प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सो अगर 1000 लोगों को बताया जाएगा तो किसी एक को तो कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा, ओके। बट मुझे जितनी नॉलेज है थोड़ी बहुत, उसके हिसाब से इस तरह से कहीं कुछ लिख लेना, कोई नंबर लिख लेना, मैनिफेस्टेशन काम करता है, उस पर मेरा पूरा विश्वास है। पर ये नंबर लिख के ये दर्द ठीक हो जाएगा, वो अंडरवियर में नॉट बांध के रख दो तो वो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। सो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेस्परेट मूव्स हैं, ठीक है, जिस वजह से ऐसा बोला जाता है। और मुझे लगता है सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि पता है कि वायरल क्या होगा, उस हिसाब से बोला जाता होगा, उनकी भी गलती नहीं है, ठीक है। लोग फॉलो कर लें, आपको पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने बांधी हो अंडरवियर, तो बताना कमेंट करके, ठीक है। किसी ने बांध के सुखाई है और अपने रिलेशनशिप अगर सुधरे हैं तो बताइएगा, ओके। बट दिस इज वेरी अब वियर्ड। किसी ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो हमारी बातें समझ नहीं पाएगा। हाँ, जी जी बिल्कुल, बट समझ जाएंगे, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। एनीवेज, चलिए अगली राशि हमारी मकर राशि है। मकर राशि की अगर आप देखोगे तो सैटर्न इनका ट्रांजिट कर रहा है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस हार्डवर्क का हाउस होता है, और ये प्लेनेट हार्डवर्क का है। यहाँ पे सैटर्न की पोजीशन काफ़ी बेहतर मानी जाती है। दैट इज़ वाई यहाँ पे मकर राशि को देखने को मिलेगा कि डे 1 से, यानी कि जनवरी के शुरुआत से ही ये अपने काम को लेकर सीरियस है। वैसे भी मकर राशि एक ऐसी राशि होती है ना जो कि काम करना जानती है लंबे समय तक, पेशेंस के साथ। ये 8 घंटे 10 घंटे बैठकर एक जगह काम कर सकते हैं। इनके अंदर ये पेशेंस और ये स्थिरता होती है मकर राशि के अंदर, और इनके तो अभी प्लेनेट भी उसी हिसाब से मूव कर दिया है, जिस वजह से इनको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे मकर राशि को ये भी देखने को मिलेगा कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जहाँ पर इनको लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई या फिर अगस्त में, जून में भी ये काम हो सकता है। ये पहले हिचकिचा जाएंगे कि यार नहीं, मैं तो रेडी नहीं हूँ, मुझे तो ये नहीं आता, वो नहीं आता हूँ। मेरा सजेशन ये है कि आँख बंद करके कर लेना, ठीक है, क्योंकि यही चांस है आपका, सैटर्न का यही टेस्ट है। आपको कभी नहीं लगेगा कि आप रेडी हैं, आपको बस करना शुरू कर देना, वो चीज़ें हो जाती हैं। और ये बात दुनिया के लिए भी सत्य है, जिसने भी कुछ काम किया है, कोई आगे बढ़ा है, वो कभी रेडी नहीं था,
उसने बस शुरू कर दिया, शुरू करते करते बीच रास्ते में गलतियां करी, संभला खुद को संभाला, आगे बढ़ गया। हमेशा जिंदगी ऐसे ही काम करती है। प्लानिंग से बहुत सारी चीज़ें नहीं होती लाइफ में, और अनप्लान्ड चीज़ें बहुत हसीन होती हैं लाइफ में। ऐसा ही कहीं ना कहीं मकर राशि के साथ होने वाला है कि बहुत सारे जो चीज़ें प्लान नहीं करी थी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दरवाजे पे आएंगी, मौके मिलेंगे, एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कई पावरफुल लोगों से, कई इंपॉर्टेंट लोगों से भी इनके कनेक्शन इस साल बनते हुए नजर आते हैं। और वैसे मकर राशि थोड़ी कंजर्वेटिव और इंट्रोवर्ट टाइप की होती है। इवन इनको अगर किसी को इम्प्रेस भी करना है ना, तो बड़े मेहनत लगती है। ये जल्दी किसी को प्यार में हाँ नहीं बोलते, ये पूरा टेस्ट करते हैं हर तरह से। दोस्तों से भी पूछेंगे, इधर पूछेंगे, महीने 6 महीने आपको देखेंगे, हाँ नहीं बोलेंगे, और उसके बाद जाके जब हाँ बोलेंगे। तो मकर राशि लाइफ लॉन्ग वाले रिलेशनशिप्स चाहती है। और बट इस साल इनके टेम्परेरी रिलेशनशिप पावरफुल लोगों से बनेंगे, उसमें इनको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इनके काम, इनकी जॉब या इनके बिजनेस में वो चीज़ प्रॉफिटेबल होगी। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो बेबी अगर है तो बेबी से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज बेबी को हो सकते हैं, बट आपको कोई सीरियस हेल्थ इशू हो जाए ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे 12th हाउस पे भी आस्पेक्ट जाता है सैटर्न का, जिस वजह से देखने को मिलता है कि ट्रैवल काफ़ी होने वाला है इस साल। और ये लोग इन्वेस्ट करने की पढ़ाई करने वाले हैं मकर राशि वाले। अगर इन्हें इन्वेस्टमेंट आती नहीं है ना, तो ये इस साल कोर्स शुरू करेंगे, हाउ टू डू शेयर मार्केट, हाउ टू इन्वेस्ट इन फॉरेक्स, और इस तरह की किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट में इनका बहुत ज़्यादा शौक जाने वाला है। सो ओवरऑल ठीक टाइम ही है। बस बेबी का ध्यान रखना है, बेबी से रिलेटेड अब उसका दोस्त बन के रहिए, उससे बातें करते रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो। कई बार बच्चे की पर्सनालिटी पे इफेक्ट किसी की बात भी कर देती है, तो उनसे बात करते रहना चाहिए। अगर बेबी है, नहीं है तो मौज मारिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आगे मूव करते हैं, बात करते हैं हम सबकी प्यारी कुंभ राशि, ठीक है। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो सैटर्न है इस बार इनके 2nd हाउस में ट्रांजिट करके बैठेंगे। और 2nd हाउस का शनि धन बहुत देता है, पैसे बहुत देता है, लेकिन कुछ ले भी लेता है उससे पहले। लेगा ये कि आपको परिवार को देने के लिए वक्त नहीं मिलेगा, या परिवार में आपका इंटरेस्ट नहीं जाएगा। आपको दांतों या जबड़े से रिलेटेड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, मुंह से रिलेटेड अपने। और खाने के तो आप हो जाएगा ऐसा कि सुबह भी खा रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं, कभी भी कुछ भी खा ले रहे हैं, तो ईटिंग हैबिट्स काफ़ी गड़बड़ होंगी, जिस वजह से स्टमक का इशू हो सकता है। आपकी मदर के लिए भी ये साल थोड़ा हेल्थ इशू क्रिएट हो सकता है, बट इन सब के बावजूद फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। कुंभ राशि वाले अपने आप को पाएंगे कि इनका इंटरेस्ट टेक की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है, और ये टेक्निकल काफ़ी हो रहे हैं। और कई कुंभ राशि वाले ऐसा भी पाएंगे कि उनका जो ध्यान है वो साधना की तरफ बहुत जा रहा है, कि ये क्या होता है, इससे रिलेटेड वो बुक भी परचेज करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। और साधना या टेक, तंत्र या टेक ऐसे कहना ज़्यादा सही रहेगा, इस सर कुंभ का बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है। कुंभ राशि वाले अभी ये दिसंबर से ये फील करने लग जाएंगे कि अब इनका मन कर रहा है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का, कि अब थोड़ा सिस्टम बनाया जाए, अब थोड़ा चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पर वो सब अस्त व्यस्त है, उसको एक शेड्यूल में लाया जाए। तो ये शीट पे टाइम टेबल बनाना, मैं ये काम इतने से इतने बजे तक करूँगा, ताकि क्योंकि कुंभ राशि को अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करने का मन हो रहा है। कुंभ राशि चाहती है कि नई हॉबीज़, नई लर्निंग ये सीख सकें। जुपिटर भी 5th हाउस में आ रहा है इनके ट्रांजिट करके मई के बाद, तो उस 9th हाउस और 1st हाउस तीनों पे एस्पेक्ट बनाएगा ट्राइन में, तो जिस वजह से ये साल इनके लिए काफ़ी ब्लिसफुल है। सैटर्न शनि की 7.5 चलने के बावजूद भी 2025 कुंभ राशि के लिए काफ़ी बेहतर साल जाएगा। ध्यान बस इतना रखना है कि कुंभ राशि ना कई बार ऐसा होता है ना कि समय की कद्र करना भूल जाती है। उनको लगता है कि हो जाएगा, ठीक है, जो कि इस साल नहीं है। किसी और साल आपका ये एटीट्यूड होता तो चल भी जाता, पर इस साल काम होगा नहीं, काम करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और इनको फिटनेस के लिए भी ये साल इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये अपनी फिटनेस पे अभी से ध्यान देने लग गए होंगे दिसंबर के आसपास ही, और पूरे साल अपनी फिटनेस पे काफ़ी ध्यान देंगे। तो ये कुंभ राशि के लिए है। लास्ट जो हमारी राशि है ये मीन राशि है। इसी राशि में शनिदेव आ रहे हैं, और शुरू में मैंने बोला भी था कि मीन राशि के लिए, क्योंकि शनिदेव आ रहे हैं तो आपके मून के ऊपर बैठेगा, तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा इस साल, ठीक है।
हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली मार्च, अप्रैल या जून के महीने में एक बार। अभी क्या है कि कुछ भी हो सकता है आपके पैरों में दिक्कत हो, पेट की कोई प्रॉब्लम हो, पर मेरा सजेशन यहाँ पर है कि अगर आपकी मीन राशि है तो आप अपनी मर्जी से ही आप हॉस्पिटल चले जाइए इन महीनों में से कभी भी, और ब्लड चेकअप करा लीजिए, कुछ कैंटीन में खा लीजिए, कुछ वहाँ के स्टोर से परचेज कर लीजिए, कुछ खर्चा करके थोड़ा समय बिता के लौट आइए, क्योंकि जो प्रॉमिस होने वाला है, जो होने वाला इवेंट है, उसको हटाने के लिए खुद से वहाँ जाकर वो इवेंट कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मीन राशि हेल्थ वाइज बची रहेगी। मैं अगर आपको नहीं पता होगा राव्या जी, मैं पिछले 1 साल से मीन राशि वालों को कह रहा हूँ हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो। सो अभी वो चीज़ और ज़्यादा मैं सीरियसली बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर आप दे रहे हो तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ पे ध्यान देने का मतलब है कि क्या जा रहा है पेट में, उस पे देखिए, एक्सरसाइज करिए थोड़ा, और अपना रूटीन में चेकअप कराते रहिए, ठीक है। कुछ बहुत सीरियस हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट क्यों रिस्क लेना किसी चीज़ का। तो मीन राशि अपनी हेल्थ पे कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी हेल्थ नहीं दिखती इस साल। फाइनेंसेस, बिजनेसेस तो सब इनके ठीक हैं, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है 7th हाउस पे। सो थोड़ी पुरानी जो पार्टनरशिप्स हैं वो टूटेंगी, नई पार्टनरशिप बनेंगी, नए लोग आएंगे, नए लोगों से जुड़ाव होगा, ये सब तो साल भर चलता रहेगा। आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। मीन राशि वालों को यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा ना ज़्यादा टेक्निकल बनना ज़रूरी हो चुका है, थोड़ा ज़्यादा कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस पे जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं ध्यान देना ज़रूरी हो चुका है। अब ये ज़माना वैसा नहीं रह गया कि कुछ भी करो कुछ भी चल जाएगा, ठीक है। चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, अगर आपकी मीन राशि है, आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपकी फील्ड में ना और ज़्यादा स्पेसिफिक और टैलेंटेड बनने की अब नीड आ चुकी है। लोग भी ऐसे आ रहे हैं, आपको उनसे कम्पीट करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। शुरुआती महीनों में ये चीज़ स्ट्रेस पैदा करेगी आपको, लेकिन आपको जितनी जल्दी हो सके उस पर काम करना शुरू करना है। राव्या जी हमेशा याद रखिएगा कि जो स्ट्रेस होता है ना, वो कभी काम करने से नहीं होता, हमेशा काम ना करने से होता है। सो मीन राशि वालों को यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर सोचते रहेंगे कि हाँ स्ट्रेस हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं है उसका। जिस चीज़ के लिए स्ट्रेस हो रहा है वो काम शुरू कर दीजिए, काम करने लग जाइए, रास्ते मिल जाएंगे, ठीक है। और बस इतनी सी बात है, बाकी साल अच्छा है। रेवेन्यू वाइज जो मीन राशि का सबसे फेवरेट टॉपिक है पैसा, वो ठीक है आपका इस साल। आपकी राशि मीन है? कुंभ राशि। अच्छा, तभी आपने बोला सबकी फेवरेट कुंभ राशि है ना। एक चीज मैं आपसे पूछूं, आई डोंट नो हाउ मच यू बिलीव इन दिस। ऐसे कहते हैं ना, नए साल में जो आप बोलो, जैसे आप नए साल में एंटर हो रहे हो, आप नए न्यू ईयर के सेलिब्रेशन कर रहे हैं या जो भी है, उस टाइम ये ऐसा होता है क्या कि अगर आप सैड हो, अगर आप हैप्पी हो, या कोई एक चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, तो वो पूरा साल वैसे ही होता है? क्योंकि मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ इसमें। अभी जब 2024 शुरू हो रहा था, हम कुछ तो मुझे स्किन का प्रॉब्लम हो गया, और वो प्रॉब्लम मैंने देखा पूरा साल चलता रहा। पूरा साल वो प्रॉब्लम मैंने डॉक्टर के चक्कर लगाया ना, आई वाज लाइक कि अब खत्म होगा जनवरी फरवरी, पर नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि जिस तरह आप न्यू ईयर में एंटर करते हो, नए साल में एंटर करते हो, तो वो साल आपका पूरा वैसे ही जाता है। आप जो मानते हो वो सब होता है, ठीक है। अगर आप नहीं मानते हो तो नहीं होता है, ठीक है। सो मैं फिलहाल ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीज़न भी है कि ये जितना भी हम जनवरी फरवरी की बात कर रहे हैं, ये कैलेंडर ईयर है कि नया कैलेंडर बदल रहा है। नया साल तो हम लोगों के जो हिंदू धर्म में वो अप्रैल में ही आता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, ठीक है। सो ये जितनी भी बातें पॉडकास्ट में हम कर रहे हैं कैलेंडर ईयर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब हमें याद भी नहीं आता, वो अप्रैल में नोटिफिकेशन या कहीं इंस्टा पे दिख जाता है तो याद आता है, विच इज सैड। बट अगर आप मानते हो इस चीज़ में राव्या जी, तो आपके साथ होगा, ठीक है। हाँ, और कोई और नहीं समझेगा। इस बारी में ये पूरा साल मैंने डॉक्टर के चक्कर काटे हैं। मैं इस चीज़ को इस तरह से लूँगा कि मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करनी चाहिए, और बहुत फ़ायदा होता है उससे, एंड बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी लाइफ के जो डिज़ायर हैं, ड्रीम है, उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। हर किसी के डिज़ायर होते हैं, हर किसी के ड्रीम होते हैं। सो मैं तो करता हूँ, मुझे इसके रिजल्ट भी दिखते हैं, तो मेरा बड़ा फेथ है उस पर। आप करते हो कुछ? कैसे ट्राई करते हो आप? मैं यूनिवर्स को बोलती रहती हूँ। ओके, ठीक है। मेरा एक तरीका है कि जैसे मैं हर एक चीज़ में एक चीज़ होती है होरा, ठीक है।
होरा हर घंटे बदलता रहता है, ठीक है। तो आप इसको ऐप में देख सकते हो और या गूगल पे देख सकते हो कि अभी इस घंटे किस प्लेनेट का होरा चल रहा है। होरा मतलब घंटा, ठीक है। तो जुपिटर का चल रहा है या बुध का चल रहा है या मंगल का चल रहा है, वो रिपीट होता रहता है। ये होरा ही है जिससे कि जो हफ्ते के दिन है इनके नाम डिसाइड हुए हैं कि आज बुधवार है, आज मंगलवार है, आज गुरुवार है। तो हर घंटे चलता रहता है ये, ठीक है। तो जो आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, जैसे मेरे लिए 11th हाउस का लॉर्ड हो जाता है जुपिटर। जुपिटर के होरा में अगर मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करूं, ठीक है, लिखूं, सोचूं, सो चीज़ें जल्दी सच हो जाती हैं, ठीक है। जुपिटर ये मेरे लिए है। आपका 11th लॉर्ड हो सकता है सैटर्न हो, तो यही काम आपको शनि के लिए देखना पड़ेगा। अब 11th लॉर्ड कैसे देखते हैं, आपको बस अपनी कुंडली बनानी है और अब तो हमारा ऐप भी आ गया वैसे बाय द वे कुंडली बनाने के लिए। उसका नाम है हॉरोकॉस्मो, ठीक है। उसमें आप अपनी कुंडली बनाइए तो स्क्रीन पे हम दिखा देंगे कि ये होता है आपका 11th हाउस। इसमें बस आपको देखना है कि नंबर क्या लिखा हुआ है और स्क्रीन पर ही हम एक लिस्ट दिखा देंगे उस नंबर का लॉर्ड कौन है। बाकी बस चेक करिए कि लेट्स सपोज आपका बुध है 11वें घर का मालिक, तो बुध का होरा चेक करिए, आज के दिन में टाइम आ जाएगा और मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट की प्रैक्टिस करिए। अब देखिए मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बहुत अलग अलग है। कोई कहता है 555 करो, कोई कहता है कि 369 करो, कोई कहता है कि 1111 टेक्निक यूज करो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक, लोगों ने अपनी अपनी टेक्निक बना रखी हैं। पर जो कोर है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहला आपको अपने अंदर तक विश्वास होना चाहिए कि ये चीज होगी। और कोई आकर अगर एक बार बोल दे रहे नहीं होगी, तो आपका जो विश्वास है वो शेक नहीं होना चाहिए, इतना विश्वास, ठीक है। तो ये है मैनिफेस्टेशन का कोर। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने लग जाता है कि इस व्यक्ति को इस चीज़ पे विश्वास है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें इसको दिमाग में दिखाओ, इससे रिलेटेड चीज़ों में इसको प्रोग्रेस में मेहनत करवाओ, फिर वो चीज़ रियलिटी बन जाती है। मैनिफेस्टेशन इस तरह से काम करती है। एक मुझे लेडी मिली थी कॉल में, ठीक है, वो यूके में रहती थी एंड उन्होंने कहा था कि मेरी पूरी लाइफ में मैंने हर चीज़ मैनिफेस्ट की है। मैंने अपनी जॉब मैनिफेस्ट करी है, जॉब की सैलरी मैनिफेस्ट करी है, मैंने अपना घर मैनिफेस्ट किया है और मुझे सब कुछ मिल गया है लाइफ में, ठीक है। तो मैंने कहा फिर क्यों आए हो आप? कहते हैं मुझे लॉटरी जीतनी है, ठीक है, 119 मिलियन डॉलर की, ठीक है। तो उन्होंने कहा मैंने मैनिफेस्ट किया, तो मेरा कुछ होता होगा टिकट नंबर कि एक से आने से रह गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ओके, तो यूनिवर्स का ये इशारा है कि मुझे थोड़ा कम मांगना है। तो उन्होंने 119 के 19 मिलियन मांगना स्टार्ट किया। तो बस वो कॉल पे इसलिए आई थी कि आप बता दो कि ये होगा कब, क्योंकि मुझे पता होना तो है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फेथ, अब हो या ना हो, बस विश्वास देखे कि आप, वो मुझसे ये नहीं पूछ रहे कि होगा कि नहीं होगा। ये भी तो पूछ सकती थी कि मुझे लॉटरी लेकिन निकलेगी या नहीं निकलेगी, पर उन्होंने कहा कि मुझे पता है निकलेगी, बस आप बता दो कब निकलेगी। दिस काइंड ऑफ फेथ। इसलिए कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो अगर वो LLB की तैयारी करते थे तो हमसे बोलते थे कि मेरा नाम वकील साहब के नाम से सेव करो, वकील साहब पीयूष या एडवोकेट पीयूष, ऐसे नाम सेव करो। जो IAS की तैयारी करते थे, वो ये मैनिफेस्टेशन की तरीके ही तो है, वो अपने नाम के आगे और वो होता है। दिस इज सो ट्रू। आप यूनिवर्स को जो दे रहे हो, जो बोल रहे हो, यूनिवर्स इज लिसनिंग टू इट। अगर आप कुछ डिजायर कर रहे हो और डिजायर करते हुए आपको डर लग रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो मैनिफेस्टेशन नहीं पॉसिबल हो पाता, मुश्किल आती है उसमें। वाटर मैनिफेस्टेशन भी आई हैव ट्राइड इट। वाटर कैसे होता है? आपको पानी को हाथ में लेके यू हैव टू से, क्या कहना है? हाँ, अरे आप यही ट्राई करें, प्लीज कट दिस लेटर। नहीं अच्छा है, जाएगा, सही लगेगा। आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम ब्यूटीफुल। हाँ, मतलब आपको मैनिफेस्ट करना है, फिर पीना है। हाँ भाई, और आपको यू हैव, जिस भगवान में आप बिलीव करते हो, जैसे मैं 21 बार या 56 बार आई टेक दैट नेम, भगवान का नाम लेते हैं, राम राम बोलते हैं, एंड देन आप मैनिफेस्ट करो और पी लो, और होता है। हाथ में पानी लो, कहते हैं जल सब सुनता है। सो हम ये भी तो जानते हैं पूरी बॉडी में पानी का परसेंटेज कितना ज़्यादा है। मैंने पहली बार सुना है, मैं ट्राई करूंगा। जल सब सुनता है, और आप कहीं भी मिला दो,
जल तो उसी का शेप ले लेगा, जल उसी का कलर ले लेगा। सो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिकॉज़ दिस हैज़ वर्कड फॉर मी। वाटर मैनिफेस्टेशन हैज़ वर्कड। क्या किया था मैनिफेस्ट आपने? वो हो गया। वो हो सीक्रेट है गया। वो राफिया जी का। जी। एक और बात बोलूँ, जो आपने साउथ इंडिया वाली बात करी थी ना, कि बाहर साफ करना चाहिए। अब हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, सबके फ्लैट्स हैं, बहुत बिजी है ना हम सभी लोग, ऑफिस के चक्कर ही है वो। तो उपाय टोटके तो नहीं, मैं तो किसी में बिलीव नहीं करती। जब मम्मी हमारी बोलती थी तो पूजा पाठ तो रोज होती है, प्रेयर किए बिना घर छोड़ते नहीं है, पूजा किए बिना। तो मम्मी बोलती थी कि जब अगर तुम नहीं कर पा रहे इतना रंगोली वगैरह, तो जो मंदिर के सामने जो आपने शंख में जल रखा है, उस जल को ना दोनों आप जब पूजा कर रहे हो, आप सुबह सुबह आपके बाहर एंट्रेंस में ना दोनों साइड डाल दो। वो भी पवित्र है, वो भी शुद्ध है, और वो भी पॉजिटिव वाइब्स देगा। और जिनके घर में शंख ना हो तो गंगा जल डाल दें, है ना? मदर इज वेरी स्मार्ट, ऐसे ऐसे टिप्स देती रहती है। मम्मियाँ सबकी स्मार्ट होती हैं। जी, जी। नाइस। ऐसी ही रुद्राक्ष से भी मैनिफेस्टेशन होती है। अच्छा। ठीक है, हाँ। आप जैसे आपका जो रुद्राक्ष हो, राशि के हिसाब से रुद्राक्ष होते हैं, उसे हाथ में पकड़ कर भी आप अपना थॉट को यूनिवर्स को बता सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष पर असली नकली ये बहुत बड़ा सवाल है ना, क्योंकि अभी मैं उज्जैन गई थी, मैंने अपने पूछा भी वहाँ सबसे कि यार ये तो मंदिर के बाहर वहाँ पर सब बैठे हुए हैं रुद्राक्ष लेकर, और वो रुद्राक्ष भी कैसे है ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे पेड़ की जो टहनी होती है रुद्राक्ष की, वो उसके साथ रखे हुए, तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है जो पास हो रहा है कि ये तो ओरिजिनल होगा, क्योंकि ये पेड़ की टहनी के साथ रखा हुआ है। तो ये कैसे समझे कि असली रुद्राक्ष नकली रुद्राक्ष? वो असली ही होते हैं एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि वो जो आपको सड़क पे बैठ के दिखते हैं लोग बेच रहे हैं, वो 5 मुखी रुद्राक्ष सेल करते हैं, और ये 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत अबंडेंस में मिलता है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है। उज्जैन में भी होती है और नेपाल में भी होती है। इवन नेपाल में तो इतनी इसके खेत हैं लोगों के बड़े बड़े, तो कई बार रुद्राक्ष ऐसे गिरा रहता है, खेतों में पड़ा रहता है, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि अबंडेंस में है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत। ये 5 मुखी की बात बता रहा हूँ। लेकिन कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जिनकी कीमत है 70 लाख 80 लाख एक बीड की। 70 लाख? 21 मुखी रुद्राक्ष है। वो पूरे साल में 4 निकले पूरे देश में, सोचिए, पूरे साल में सिर्फ 4 निकले पूरे देश में। और जिनके पास है उन्होंने सेलर को दे दिया, और सेलर छुपा के रख लेता है इस तरह से कि अभी जैसे प्रॉपर्टी का दाम बढ़ने देंगे, ठीक है, तो वो दाम बढ़ने देते हैं। सो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये अंदर की बातें बता रहा हूँ आपको, कि ये सबसे महंगे रुद्राक्ष भी आते हैं, ठीक है, इस क्वालिटी 21 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। सोचिए जगह कितनी प्रेशियस होगी जहाँ ये रुद्राक्ष पाए जा रहे हैं, जैसे 4 रुद्राक्ष आपने कहा। ये होता क्या ना कि किसान खेती करते, पेड़ एक ही होता है, ठीक है, उसी पेड़ से 5 मुखी भी निकल सकता है किसी में, उसी पेड़ से 7 मुखी भी निकल सकता है, गौरी शंकर गणेश 21 मुखी भी उसी पेड़ से निकल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी 21 मुखी के लिए हमें अलग बीज डालने पड़ेंगे, ठीक है। बीज वही है रुद्राक्ष का। और रुद्राक्ष में अगर ताकत कहाँ है, जैसे एक आम की गुठली होती है, उसको हम जमीन में डालते हैं, पूरा पेड़ बन जाता है, कि उसके अंदर एनर्जी थी, उसको हमने सही नरिशमेंट दिया तो वो पूरा फैल कर एक वृक्ष बन गया। ऐसे रुद्राक्ष भी तो एक बीड है, उसके अंदर भी, उसके बीड के अंदर भी एनर्जी है। उसको जब आप धारण करते हो तो उसे फील करते हो, ठीक है, उसे महसूस करते हो। हर रुद्राक्ष की वाइब्रेशंस अलग अलग है, 1 मुखी की अलग है, 2 मुखी की अलग है, 7 मुखी की अलग है, ओके। तो इनको आपको हर किसी को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि इसमें कि लड़का है, लड़की है, बूढ़ा है, जवान है। मतलब कहते हैं ना कि महिलाओं ने नहीं पहनना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप पहनिए, ठीक है। बस अगर आप अल्कोहल या नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं तो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक श्रद्धा का विषय है। आपके घर में मंदिर भी होता है तो आप उसके सामने नॉनवेज नहीं खाते, ठीक है, आप दूसरे कमरे में चले जाते हो, तो श्रद्धा का विषय है। भगवान तो वैसे तो देख तो हर तरफ से रहा है, तो आपने रुद्राक्ष पहनी है या तुलसी की माला पहनी है आपने, तो श्रद्धा का विषय है ये, कि नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। कर लोगे तो भगवान जी वैसे त्रिशूल लेके पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है, बस अच्छा नहीं लगता, ये वाली बात है। और इवन आप देखना, अगर किसी की छोटी थोड़े बहुत कैजुअल ड्रिंकर हैं,
ठीक है, या कैजुअल स्मोक कर लिया, वो लोग जब रुद्राक्ष पहनते हैं तो धीरे धीरे उनकी नॉनवेज की भी आदत छूट जाती है और अल्कोहल की आदत भी धीरे धीरे छूटने लग जाती है, फिर उनका इतना इंटरेस्ट नहीं आता। हाँ, अब कमेंट में बताएंगे लोग, ये एक्सपीरियंस कराता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष अपने रंग बदलता है जब आपकी बॉडी में आ जाता है, ठीक है, आपको हील करता है, काला हो जाता है। जैसे सातमुखी रुद्राक्ष है, जब आप उसे पहनते हो तो आपके जो नेगेटिव इमोशंस है उन्हें सोखने लग जाता है, ठीक है, वो काला हो जाए, काला होकर टूट जाता है, ठीक है, फिर आप नया पहनो, ठीक है। बस उसकी केयर करो, बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता, बस उसको कोकोनट ऑयल या फिर जो सरसों का ही तेल है उससे नरिश करते रहना चाहिए, ठीक है, घी लगाना चाहिए उस पर पहनने से पहले, उसको नरिशमेंट देते रहना चाहिए, वो स्ट्रांग रहता है, जल्दी नहीं टूटता फिर। बट एक बात बताइए, अब जैसे 70 लाख वाला तो हर कोई नहीं ले सकता, तो जेन्युइन रुद्राक्ष अगर लेना है, इन जनरल लोगों ने कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? यहाँ पे मैं थोड़ा प्रमोशन करना चाहूँगा अपना, ठीक है। सो हमने जेम्स मंत्रा, हमारी वेबसाइट है, उस पर एक रुद्राक्ष कैलकुलेटर लगाया है। उसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम डालिए, बर्थ प्लेस डालिए, ठीक है। सो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बता देता है कि आपको कौन सा रुद्राक्ष सूट करेगा, आपकी राशि, आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो रुद्राक्ष आप पहन सकते हो, और इस पूरे ब्रह्मांड में जो ओरिजिनल रुद्राक्ष है वो सिर्फ जेम्स मंत्रा पे मिलते हैं। ये अच्छा बोला आपने, ओके, गुड प्रमोशन। जी 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 जी। सो हाँ, मतलब लोग ले सकते हैं यहाँ से, देखिए हमारे आपको अथॉरिटी मिलेगा। दो तरह के रुद्राक्ष होते हैं बेसिकली, एक नेपाली होता है, एक इंडोनेशिया का होता है। नेपाली वाले मोटे होते हैं, मतलब इतने मोटे भी हो सकते हैं एक रुद्राक्ष की बीड, और जो इंडोनेशियन होते हैं वो जो फ्रेंडली होता है, उसका साइज नॉर्मल होता है। नेपाल के रुद्राक्ष बड़े होते हैं, बड़े हैं इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं कि नेपाली रुद्राक्ष होते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इतने बड़े बड़े रुद्राक्ष के दाने, ठीक है। हम लोग नेपाल से लेकर आते हैं ना, तो अलग अलग चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। कुछ रुद्राक्ष है जैसे 17 मुखी गौरी शंकर, वो 17 मुखी भी है, गौरी शंकर भी है, और ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बन गया। अब ये किसी एक ही के पास होगा, ठीक है, और रखे रहेगा, फिर वो सालों इंतजार करेगा किसी अच्छे उसका बायर का। तो इस तरह से आपने इतना प्रमोशन कर दिया, ये भी बताइए, मिलेगा आपके पास सब? हाँ? हमारे पास हर चीज मिलेगी, और हम हर जगह डिलीवर करते हैं, ठीक है, अक्रॉस यूनिवर्स। जी। तो ऐसी कौन सी राशियां हैं जो इस साल खूब पैसा कमाएगी, खूब किस्मत चमकेगी? कुंभ राशि, मीन राशि, तुला राशि, ठीक है, इस साल का भी पैसा है, ठीक। और इसके अलावा मेष राशि, ठीक है, मेष राशि के लिए भी मनी वाइज ये साल काफी बेहतर है। वृश्चिक राशि के लिए मैं कहूँगा कि बहुत बेहतर हो सकता है, बस उनको अपने फैमिली ड्रामा या फैमिली के चक्कर में पड़ के गलत डिसीजन नहीं लेने हैं। ज़्यादा फैमिली में खुद ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करने, शांत और अगर हो रहा है तो शांत रखने की कोशिश करनी है, तो वृश्चिक राशि भी इस लिस्ट में आ जाएगी। अच्छा, सो है। और जब हम इन राशियों की बात ही कर रहे हैं, तो बिजनेस, कौन सा बिजनेस एकदम बूम हो जाएगा? इस साल आप देखोगे कि गोल्ड की नए रेट टच करेगा, ठीक है, 1 लाख टच कर देना चाहिए, ठीक है, या उसके आसपास तो पहुंच ही जाना चाहिए। और रियल एस्टेट इस साल बहुत अच्छा करेगा, एंड ऑटोमोबाइल करेगा। डिफेंस यानी जो लोग गोला बारूद बनाते हैं, इनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा जाएगा। हाँ, बिल्कुल होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और एंड भी होंगे। आप ये भी देखना, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कई का एंड भी होगा, क्योंकि लास्ट नंबर है ना, तो आप देखोगे कई सारे जो लड़ाई झगड़े थे उस साल के एंड में आया कि अब खत्म भी हो गया, पीसफुल भी हो गया सब कुछ, तो करवाएगा और खत्म भी यही साल करेगा। और राशियां ऐसी जिनके लिए ये साल बहुत ही चैलेंजेस, चुनौतीपूर्व, संभल के रहना चाहिए इस साल? टॉरस को संभल के रहना चाहिए इमोशनल फ्रंट पर। मनी फ्रंट से तो ठीक है मीन राशि का, बट हेल्थ फ्रंट से ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इनको भी ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद कन्या राशि को अपने रिलेशनशिप्स को ध्यान रखना चाहिए और चेंज को अडेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए इस साल। प्यार मोहब्बत, आपने कहा इस साल तो मुझे लगता है मैक्सिमम राशियों के लिए आपने बोला है कि दिल टूटेगा, या कर्क के लिए तो बोला ही है। दिल तो वृषभ राशि के लिए मैंने ज़्यादा बोल दिया मुझे लग रहा है इस साल, ठीक है, बट कोशिश ये करनी है कि जो आज हमने प्यार की बातें भी करी हैं इसीलिए, ताकि हम उन्हें टिप्स भी दे सकें, ठीक है, बट हमारी बातों पे मत आइएगा। आपका अच्छा चल रहा है, अच्छा चलाते रहिए। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत सुन ले आप, जिन्हें प्यार की तलाश है मिल जाएगा इस 2025 में प्यार। मैं ऐसे कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि इनको प्यार की तलाश है। ठीक है। हमें एक राव्या जी,
अगर प्यार की तलाश है ना आपको, तो ना मिले तो ही अच्छा है, ठीक है। जभी भी आप भूखे हो तो सुपरमार्केट नहीं जाना चाहिए, और जभी भी आप अकेले फील कर रहे हो तो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। ये दोनों ही में आप ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर जाते हो और गलत चीज़ें अपने घर ले आते हो, ठीक है। सो अगर आपको तलाश हो रही है कि मुझे कोई चाहिए, सो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। मिल जाता है इंसान और फिर आपको अच्छा लगता है, बातें होती हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। ढूंढना नहीं चाहिए, ये चीज़ें टकरा जाती हैं। अरुण जी, वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर सेगमेंट, बट कुछ सवाल और, जैसे जब तक आप रेमेडी नहीं दो थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है। इतना कुछ आपने बता दिया, बट जो लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं 2025 में, या प्रॉब्लम्स हैं, चुनौतियाँ, मुश्किल हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है लाइफ में, कोई रेमेडीज है, कोई मंत्र है ऐसे जो आप शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो ऑनलाइन या पॉडकास्ट में बताई गई रेमेडीज़ पे बहुत यकीन नहीं करना चाहिए। जब तक आपका हॉरोस्कोप नहीं देखा गया है और आपके लिए रेमेडीज़ नहीं बताई गई हैं, तब तक थोड़ा सा बचना चाहिए, अदरवाइज़ कई बार ये चीज़ें बैकफायर कर देती हैं। पर कुछ जनरल रेमेडीज़ हैं जो कोई भी कर सकता है, अगर उसको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेमेडी है मंगल की रेमेडी। इसमें क्या करना होता है कि आपको एक लाल कपड़े में सौंफ रखिए और उसको पोटली बनाकर अपने तकिए में डाल के सोइए। ये उनके लिए है जिनको नींद का इशू है, बुरे सपने आते हैं, बुरे थॉट आते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। आप इसको करिए और उस सौंफ को हर महीने में एक बार बदल दिया करिए। इफ़ेक्ट आपको बहुत जल्दी इसका दिखने लग जाएगा, स्लीप ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा काम होंगे, ज़्यादा कंपोज़्ड होंगे और आपका माइंड ज़्यादा बेहतर डिसीज़न लेने लायक बन जाएगा। ये रेमेडी मुझे बहुत पसंद है और इसका फीडबैक भी जब मेरे स्टूडेंट्स देते हैं, सो काफ़ी अच्छा लगता है। एक रेमेडी है आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के लिए। हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ जिन्हें हम बोलते हैं, इनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे हम कोई भी काम करें, अगर आपका 9th हाउस के लिए भी यही रेमेडी होती। 9th हाउस हमारा भाग्य का है, पितरों का घर है, एंसेस्टर्स का घर है, ब्लेसिंग्स का घर है, तो ये भी बेटर होती है। अमावस्या आती है महीने में एक बार। अमावस्या के दिन आपको गंगा जल अगर है आपके आसपास तो गंगा जल से स्नान करना चाहिए। कोई हौली नदी है, कोई पवित्र नदी है आपके घर के आसपास, तो वहाँ जाकर भी स्नान करना चाहिए आपको। आप दूर रहते हैं तो गंगा जल अपने पानी में डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है। इससे आपका लक बढ़ता है। कई सी चीज़ें जो रुकी होती हैं वो अपने आप ही चलने लग जाती हैं। आपने बोला जैसे मंत्र ना, 2 मंत्र मैं कहूँगा। मंत्र क्या कहूँगा कि स्त्रोतम हैं, ये सूक्त हैं और ऋग्वेद के हैं और बहुत पावरफुल हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग अपने घरों में ये काम कर रहे हैं और जितनी भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ से, फैमिली से, फाइनेंस से जुड़ी हुई, वो धीरे-धीरे इन मंत्रों के चैंट से या इन सूक्त के चैंट से खत्म होती हैं। पहला है श्री सूक्तम। ये माँ लक्ष्मी को डेडिकेटेड सूक्त है और इसको हर किसी को चैंट करना चाहिए। चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, कोई भी इसे चैंट अपने घर में कर सकता है। जो लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे उनके वो एक्सपीरियंस वो अपने चैट में ज़रूर बता सकते हैं। ऐसे ही एक ललिता सहस्त्र नाम आपने सुना होगा। सो ये इसको चैंट करने से भी काफ़ी फ़ायदा मैंने देखा है लोगों को मिलता है। आप बस अपने सामने एक श्रीयंत्र रखें, ठीक है, और ललिता सहस्त्रनाम पढ़ें। श्रीयंत्र जो भी रख रहे हैं उसे एक लाल चौकी पे या लाल कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। मेटल का हो तो ज़्यादा बेहतर है और सही हो, एक्यूरेट हो तो ज़्यादा बेहतर है। और आप एक बार बस दिन में ललिता सहस्त्रनाम ज़रूर पढ़ें। ललिता सहस्त्रनाम माँ त्रिपुर सुंदरी के लिए लिखा गया है, उनको डेडिकेटेड है और ये आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर आता है और बहुत जल्दी काम करता है। जो लोग नहीं, क्योंकि ललिता सहस्त्रनाम बहुत बड़ा है तो समय लग जाता है और उसके उच्चारण भी ना थोड़े संस्कृत वाले हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सुनने से भी उतना ही फायदा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, सुनने से फ़ायदा होता है और इसका हिंदी अनुवाद पढ़ने से भी फ़ायदा होता है। कई सारी बुक आती है उसमें इसका हिंदी अनुवाद लिखा, वो भी पढ़ सकते हैं आप। बस अगर आप सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनिए। कई लोग बस उसको म्यूज़िक में लगाकर और अपना काम करने लग जाते हैं, नहीं, तो फिर आपकी श्रद्धा और आपका ध्यान नहीं है। तो अगर आप सुन रहे हैं तो बैठिए आराम से और सुनिए, उसको समझने की कोशिश करिए, उसको ध्यान लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान। ठीक है, ये लाइन हम सब सुनते हैं। भाव, आपका भाव कैसा है कि आप कुछ भी कर रहे हो। कई बार हम गलत भी बोल देते हैं, तो बहुत ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो गई है। कोशिश करनी चाहिए शुद्ध बोलें आप, बट भाव अगर आपका अच्छा है तो आपके साथ अच्छा होता है। ये बात आपने सही कही। और जैसे ऐसे कहते हैं कि गुरु हो तो गुरु आपके सारे ही प्रॉब्लम्स हल कर देते हैं। ये बात तो सच है।
तो आप भी फॉलो करते हैं कि आपके भी गुरु हैं? हमारे पॉडकास्ट में एक बार पुंडरीक महाराज आए थे और मैं उनको उसी दिन से दिल से बहुत लगाव मुझे हो गया, ठीक है। और अब वो मुझसे बातें करते रहते हैं, जो कुछ भी समस्याएं होती है तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद, मैं बता नहीं सकता, ठीक है। सो यस, मेरी लाइफ में गुरु आ गए हैं और उनसे जो कभी कभी परेशान मन होता है तो उनसे रास्ते भी मिल जाते हैं बातें करके। पर याद रखिएगा, कभी भी हम सबको ये ना थोड़ा फैंसी लगता है, गुरु गुरु गुरु, ठीक है। गुरु मिलना आसान नहीं होता, पहली बात। और जो सच्चे गुरु होते हैं वो आपकी पहले परीक्षा लेते हैं। परीक्षा कैसे? आपको इंतज़ार करवाएंगे, आपको वेट करवाएंगे, ठीक है, अपने आप से मिलने से पहले, ठीक है। और ये स्थिति ऐसी बन जाती है, वो आपको कहेंगे 10 बजे आ जाना मिलने और खुद आएंगे 12 बजे, ठीक है। अब इसमें अगर आपका ईगो, एरोगेंस सामने आ गया तो आप उठ के चले जाओगे, ठीक है, कि अरे हम तो इतने बड़े आदमी, हमें इंतजार कराया जा रहा है। यही टेस्ट है। वो हो सकता है कि आज आप जिस काम के लिए आए उसकी बात भी ना करें, आपको भगा दें। कितने देर आप रुक सकते हो, ठीक है, ये पेशेंस चेक होता है। और कितना चीज़ों के विरोध के बाद भी आप रुके हुए हो, ये भी चेक होता है, ठीक है। फिर आपको जाके आपके गुरु मिलते हैं, और जब गुरु मिल जाता है आपको तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा, बेहतर, और दिमाग शांत हो जाता है। कई समस्याओं के वो गुरु नहीं बताता वो उपाय कि ये कर लो, वो कर लो, सब ठीक हो जाएगा, नहीं। खुद ब खुद यूनिवर्स आपके साथ जुड़ने लग जाता है, क्योंकि गुरु, ज्योतिष से जोड़ो तो जुपिटर, गुरु बचाए तो कौन गिराए, ऐसा हम ज्योतिष में बोलते हैं। तो एक बार आपको अगर गुरु जी मिल जाते हैं, कोई भी हो सकता है, जैसे मेरे मम्मी किसी और को फॉलो करती हैं, हम सब किसी और को फॉलो करते होंगे, ठीक है। हर गुरु अच्छा है। आप देखोगे कि एक गुरु थे आसाराम बापू, ठीक है, उनके ऊपर कोर्ट केस हो गया, वो जेल चले गए, ठीक है। स्टिल बहुत सारे लोग आज भी घर में फोटो आसाराम बापू की लगाते हैं, ठीक है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता, या उन्हें नहीं मतलब है कि क्या केस हो, वो ये भी बोलते हैं सब झूठ केस हुआ है। ये फेथ है, ये विश्वास है कि मैंने तो गुरु माना, ठीक है, और मैं हमेशा मानता रहूंगा चाहे कुछ भी हो गया हो, ठीक है। अब लोग इसे सही गलत अपनी भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है, पर उनके विश्वास को आप डगमगा नहीं सकते। उनसे बोल के देखा, वो नहीं मानेंगे आपकी बात। ऐसा भी ये जो विश्वास है ना, ये बहुत रेयर होता है। ज्योतिष की बात करूँ तो जिसकी कुंडली में जुपिटर वक्री होता है, उनको गुरु मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत लेट हो जाता है। गुरु की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको कम उम्र में या सही टाइम पे अच्छा मेंटोर या गाइड या गुरु जिसे आप कहते हो वो मिल जाते हैं, और होना बहुत ज़रूरी है। और कहते सब हैं, आपको कभी रियलाइज़ नहीं होगा जब तक आप ये काम खुद नहीं कर लेंगे। जब तक आपको खुद नहीं मिलेगा, आपको रियलाइज़ नहीं होगा। जी, मेरे पास नहीं है गुरु, तो आप नहीं रिलेट नहीं कर पाओगे मेरी बातों से, और जिनके पास है, मैं रिलेट कर पा रही हूँ, बट मैंने सुना बहुत है ये सब, लेकिन और देखा भी है, बट और आप देखो ना कि ऐसा नहीं कि कोई इंसान मिडिल क्लास का वही ये सब कर रहा है। एक से एक बड़े से बड़े लोग, ठीक है, या फॉरेनर हो, इंडियन हो, हर कोई किसी एक टाइम आ जाता है कि उसको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। सो अरुण जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से एक बार लोगों को उनके नए साल के बारे में आपने सब कुछ बता दिया है, और आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन हमेशा चलता रहना चाहिए। जब अब हम आपसे अगले साल मिलेंगे होनी चाहिए कि अब मैं अरुण जी से अगले साल मिलूंगी। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच राव्या जी, राधे राधे।